तो गाइस एक नई सीरीज के पहले पार्ट के एपिसोड में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि किसी से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हे वुल्फ डीमन, तुमने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बुरे काम किए हैं, अब तुम्हारा समय यहाँ पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अगले जन्म में एक अच्छे मॉन्स्टर बनकर जन्म लोगे। और तभी हमारा एमसी उस बंदे पर, उस मॉन्स्टर पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो मॉन्स्टर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और आखिरी शब्द कहते लगता है कि तुम रेस्ट मॉन्स्टर हंटर, तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर इस तरीके से अटैक करने की। लेकिन हमारे एमसी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी उसको वहाँ पर पीछे एक ब्लास्ट दिखाई देता है और उसी के साथ वहाँ पर एक उड़ती हुई लोली भी दिखाई जाती है हमारे एमसी के साथ। उसको फाड़ने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि हे टोंग, हमें अब जहाँ से चलना चाहिए। एक रियल मैन कभी भी मुड़कर वापस से एक्सप्लोजन को नहीं देखता। और तभी हमें इस लोली के बारे में बताया जाता है, ये कोई और नहीं बल्कि में एक सिस्टम होती है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वे हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया होस्ट, तुम्हें जो क्वेश्चन दी गई थी तुमने उसे एलिमिनेट कर कर कंप्लीट कर दिया है, जिसके बदले में तुम्हें 1% रिपेयर्ड एंड 3% इन टोटल में मिलता है। और इनाम के तौर पर तुम्हें 10 ट्रांसमिशन तालिस्मान और कई सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जो टूल्स तुम्हारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है, क्या तुम इन्हें देते समय थोड़ी बहुत पोलाइट नहीं हो सकती, मुझे अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकती। जिसको देखकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए हम सभी को बताने लगता है कि इसका नाम ये चैन है। ये कुछ समय पहले एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। और बात करें इस लड़की के बारे में तो ये लड़की मेरी सिस्टम है, जिसको मैं टोंग कहकर बुलाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा अमीर, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बेस्ट बंदा बनने में मेरी मदद करेगी। दूसरी तरफ उसकी सिस्टम उससे कह रही होती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वीट और स्वीट स्पेयर रिब्स खाई थी कल रात को, और इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मारा जाता है। तभी हमारा एमसी बताने लगता है कि एक्चुअली में ये एक ऐसी सिस्टम है जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद कर सकती है उन मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। और ये सारी की सारी घटना उस समय से स्टार्ट हुई है जब मैं ऑर्डिनरी समर डेज हुआ करते थे मेरे लिए। और जब भी वह समर डे आता है तब सभी के दिमागों में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वह है सन, आइसक्रीम। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं आती है, बल्कि में एक आता है विजुअल फीस्ट, यानी कि अपनी आंखों को सेकना। और अब गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार अपनी आंखों को सेकने से इसका क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर हमारा एमसी और उसका फ्रेंड अपनी आंखों को सेकने में लगे हुए होते हैं। तभी एमसी कहने में लगा होता है कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल सीजन आ चुका है, थैंक गॉड ये समर सीजन आने के लिए हमारे लिए। तभी हमारा एमसी की फ्रेंड उससे कहने लगता है कि हे चैन, आखिरकार तुम इतनी छोटी मोटी चीजों से कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो, आखिरकार तुम एक लिटिल बॉय बनकर ही रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि आखिरकार अमेजिंग चीज क्या होती है, मैं कुछ बढ़िया से करके दिखाता हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं कोई लिटिल बॉय वगैरह नहीं हूँ। तभी वो अपना एक कैमरा निकालता है, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि हे वांग जी, आखिरकार तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा कैमरा निकालते उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर विंड डांस करने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ, जो कि मैंने कई साल पहले सीखा था। और जब तक मैं इस डांस को सिंसियरली और इच्छा से करूँ, अपने मन से करूँ, तो जो मेरी इच्छा है वो जरूर ही पूरी हो जाएगी। और तभी वहां पर वो विंड आने लगती है, जिसको देखकर वो काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है। और वो इस विंड को इसलिए बुलाने में लगा हुआ था कि अगर तेज हवा चलती है तो यहाँ पर सभी के सभी जो स्कर्ट्स पहनी हुई लड़कियां, उनकी स्कर्ट्स ड्रेस वगैरह उड़ने लगेगी और उसे एक ऐसा मौका मिल जाएगा जिसका वो हमेशा से इंतजार करने में लगा हुआ था। और वो अपने कैमरे का इस्तेमाल करने लगता है उस मूवमेंट को शूट करने के लिए, जिसको देखकर हमारा एमसी टोटली कंफ्यूज होता है और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कर क्या रहा है। ये सब करने के बाद सभी के सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी से याद दिलाता है कि जरा अपने पीछे से देख लो। और सभी लड़कियां उस बंदे के पीछे आकर उसे चिल्लाती हैं और गुस्से में देखकर उससे कहने लगती है, क्या तुम अभी अभी यहाँ पर मेरी फोटोज लेने में लगे हुए थे। तभी बंदा घबराने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ गलत देख लिया है और तुमने आखिरकार ये सोच भी कैसे लिया है, मुझ जैसा एक हैंडसम बंदा आखिरकार इस जैसी गंदी चीज कैसे कर सकता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम लोगों की सभी किस्मत अच्छी थी, मैंने इस बंदे से, इस बास्टर से इसका कैमरा छुड़ा लिया, जो कि यहाँ पर कितने ज्यादा ब्रेव होकर आप सभी की फोटो लेने में लगा हुआ था। और हमारे एमसी को फंसाने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सॉरी बड़ी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अगर अपने आप को बचाना है तो मुझे तुम्हें तो फंसाना ही पड़ेगा। अब तुम अपने आप को देखो, तुम किससे बचाओगे। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है और तभी हमारे एमसी का फ्रेंड उस कैमरे को जमीन पर दे मारता है, जिससे कि उस कारण वो पूरा पूरा कैमरा टूट जाता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना मेरे बिलव्ड कैमरे, आज तक तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। ये चैन, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि तुम इतने ज्यादा ठरकी निकलोगे। और ये कहते कहते वो वहां से बचने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि डियर कैमरा, तुम्हारा सेक्रीफाइस यहाँ पर मैं वैसे ही जाने नहीं दूंगा। लेकिन उस कैमरे में से उसने ऑलरेडी वो हार्ड डिस्क निकाल ली होती जिसमें वो फोटो सेव थी, वो डेटा सेव था। और उस हमारे एमसी के फ्रेंड के जाने के बाद वह सभी की सभी लड़कियां हमारे एमसी की तरफ जाती हैं। उससे क्या लगता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ये चैन है। तभी हमारा एमसी उनसे डरते हुए माफी मांगने लगता है और उससे कहने लगता है, ये बंदा जो बकवास करने में लगा हुआ था कि तुम उस पर विश्वास तो करने में लगी रही हो, क्योंकि ये कैमरा बिल्कुल भी मेरा नहीं था। ये सोचने के बाद उसके पास कोई भी मौका नहीं होता बचने के लिए, तो वो वहां से भागना चालू करने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे सच कहने में लगा हूँ, वह बंदा मैं नहीं था, वह सारी की सारी घटना वांग जी ने की थी।
और वांग जी मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी पीछे से एक औरत, एक लड़की अपनी हील्स को फेंक कर वहां लगती है और उससे क्या लगता है कि तुम ठरकी बंदे कहीं के तुम भाड़ में जाओ, और वो जूती जाकर सीधे हमारे एमजी के सर पर लगती है, जिसके कारण हमारे एमजी को चोट लग जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और बैलेंस बिगड़ने के बाद वो एक कचड़े के डिब्बे में जाकर गिर जाता है। और जब सभी की सभी लड़कियां येचन के पास आने लगती है, यानी कि हमारे एमसी के पास, तो उन्हें इतनी ज्यादा बदबू आने लगती है कि वो भी उसके पास जाने से घबराने लगती है और कहने लगते हैं कि चलो हम आज के लिए इस बंदे को यहीं पर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमारे एमसी की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर जब वो अपने हाथों को सर पर मलने में लगा हुआ था, तभी अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करने लगता है और कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वे सभी की सभी प्रीटी गर्ल्स इतनी ज्यादा हॉरिबल थी। तभी उसके बगल में एक मार्बल पड़ी हुई होती है जिसको कैट टच करने की कोशिश करती है, लेकिन उस मार्बल में से एक अजीब तरीके की एनर्जी हमारे एमजी की तरफ जाने लगती है। लेकिन हमारे एमजी को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन वो खड़ा होता है गुस्से में और कहने लगता है कि वांग जी को मैं चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ने नहीं वाला, इसको तो मैं बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। नहीं, एक बार तो नहीं, कम से कम 2-3 बार तो मैं पीटूंगा ही पीटूंगा। जब ये सब इतना कहने में लगा हुआ था, तभी अचानक से उसे सिस्टम के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जहां पर कह रहा होता है वह सिस्टम कि होस्ट को ये यानी कि ये चेन को बाइंड किया जा रहा है सिस्टम से, प्रोग्रेस हो रही है 24%, 35%, 85%। ये सुनने के बाद हमारे एमसी कुछ भी समझ नहीं आता और क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन है, कौन बोलने में लगा हुआ है मुझसे। तभी उसके सिस्टम उससे बोलने लगता है कि डियर होस्ट, मैं एक इंटेलिजेंट बीइंग हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा दूसरे वर्ल्ड से आई हुई है, और तुम जैसे ह्यूमन बींग्स मुझे सिस्टम कहकर बुलाते हैं, और मुझे काफी समय पहले बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर दिया जा चुका था, तो मेरे जो प्राइस के और फंक्शंस वगैरह हैं कुछ कमजोर हो चुके हैं। अभी इस समय पर मैं सिस्टम के स्पेस पर तुम्हें नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरे पास इतनी पावर मौजूद नहीं है। ये सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है, क्या मैं सिस्टम की आवाज अपने दिमाग में डायरेक्टली सुन सकता हूँ? क्या मेरा जो दिमाग है पूरी तरीके से खराब हो चुका है गिरने के कारण? वैसे वो सब छोड़ो, मैंने कई सारी ऐसी नोवेल्स पढ़ी हुई है जिसमें अनपैरेलल सिस्टम होते हैं, जिन सिस्टम का इस्तेमाल कर तुम स्टैम 3 सिस्टम भी बन सकते हो। तुम काफी ज्यादा अमीर, पावरफुल और जो चाहे हासिल कर सकते हो उसकी मदद से। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं सिस्टम हमें इनफाइनाइट शॉपिंग सिस्टम का एक एप्लीकेशन है वो भी प्रोवाइड करवाता है, और उसकी मदद से तुम कई सारे स्लेव होल्डर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर सभी के सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे सिस्टम का इस्तेमाल कर। लेकिन हमारा एमसी ये बात जानकर काफी दाउस होता है कि इसको जो सिस्टम मिला है वो आखिरकार डैमेज्ड क्यों है। हमें इस वर्ल्ड में 9 ईयर की कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, तो आखिरकार मेरी जो किस्मत है वो इतनी ज्यादा खराब क्यों है। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है, हे मेरे होस्ट, तुमको इतना ज्यादा उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने भले ही अपना कोस्ट कीपिंग फंक्शन को खो दिया है और पनिशमेंट फंक्शन को भी खो दिया, लेकिन मेरा जो रिवॉर्ड फंक्शन है वो अभी भी नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। तुम्हारा जो रिवॉर्ड फंक्शन है वो सही से इंडिपेंडेंटली काम भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम अगर मुझे क्विस्ट भी दे पाओगे वो भी फंक्शन तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। तो आखिरकार तुम पूरी तरीके से कम्प्लीटली इनफेक्चुअल हो मेरी लाइफ में, और सीधे शब्द में कहो तो तुम एक कचड़ा सिस्टम हो जो कि मेरे किसी भी काम के नहीं आने वाला। इसे ये कहते हुए बगल में 2 लोग सुन रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि यह गंदा बंदा आखिरकार अपने आप से बातें क्यों करने में लगा हुआ है, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है? तभी हमारा एमसी सिस्टम से पूछता है ये सब, तो सिस्टम उसे जवाब देते हुए उससे कहने लगता है, ये सिस्टम है वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तुम इस प्रोग्राम को खुद जरूर राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपने प्रोग्राम को खुद लिख सकता हूँ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो क्वेश्चन खुद लिख सकता हूँ? इसका मतलब मैं ये बोलूँ अगर मैं 2 कदम ले लूँ तो ये क्वेश्चन है, तो क्या तुम उसे मानोगे? और तभी वो 2 कदम आगे लेता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन देते उससे कहने लगता है कि होस्ट ने 2 स्टेप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें इसकी जो डिफिकल्टी है उसके बारे में बताया जाता है, इसकी डिफिकल्टी को एनालाइज किया जा रहा है और रिवॉर्ड उसी के हिसाब से तुम्हें जनरेट करके दिया जाएगा। और इतना करने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इस 2 स्टेप देने का जो क्वेश्चन तुमने जो खुद लिया था, और तुम्हारा सारा का सारा रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली तुम्हारी पॉकेट में डाल दिया जा चुका है। आप अपनी पॉकेट को चेक जाकर कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी को डाउट होता है और क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और तभी वो पॉकेट को चेक करने लगता है। और फाइनली जैसे ही उस पॉकेट को चेक करता है तो पता चलता है कि उसके बॉक्स में अचानक से उसको जो रिवॉर्ड मिलता था वो उसे रिवॉर्ड मिल चुका है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे बौखला जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मेरी यहाँ पर किस तरीके से किस्मत बदल चुकी है। अब मैं यहाँ पर ऐसे काम करूंगा जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। उस समय पर ये इतना गरीब था और अब सोचने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर अमीर बनने वाला हूँ। और तभी ऐसे करके थोड़ा बहुत समय बिता देता है और वो काफी सुबह होने के बाद जैसे ही ब्रश करने आता है तो मन में सोचते हम सभी को बताता है कि कल रात को कल के दिन में मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली और इतना ज्यादा कल रात को क्वेस्ट रिलीज करने के बाद उन्हें कंप्लीट भी किया। उसके बाद मैंने टोटल कमा के सिर्फ और सिर्फ 10,000 रिवान ही मिला कल रात को मुझे, वो भी मेरी लवली सिस्टम का इस्तेमाल कर। और मेरे जो फ्यूचर गोल है वो कम से कम 100 मिलियन है। जब तक मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे ये पैसे भी मिल जाएंगे। और जब हमारा एमसी इतना सोचने में लगा हुआ था तभी वहां पर एक छोटी सी लोली प्रकट होती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं सिस्टम होती है, जो कि हमारे एमसी से कहने में लगी हुई थी कि तुम्हारे जो सपने हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिसको देखकर एमसी एक पल के लिए तो बहुत ज्यादा डर भी जाता है और वहीं पर मंत्र पढ़ने लगता है कि भूत आ गया, भगाओ 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 भगाओ, मेरे से दूर हट जाओ। और मंत्र पढ़ते पढ़ते सिस्टम को गुस्सा आने लगती है। जैसे सिस्टम को गुस्सा आती है तो वो हमारे एमसी के बाल पकड़कर नोच कर बाहर फेंकने लगती है और वो कहने लगती है कि आखिरकार मेरे डियर होस्ट, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी मुझे गोश्त कहने की? मैं तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड देने में लगी हुई हूँ और तुम मुझे भूत कहकर बुला रहे हो? अब जिसका
ये रियलाइज जैसे हमारे एमसी को होता है तो वो उदास हो जाता है और माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे जो परफेक्ट हेयर थे तुमने पूरी तरीके से तबाह कर दिए हैं। और तभी दोनों को मिलकर आपस में बैठकर बातें करते हैं और हमारा एमसी पूछता है तुम वाकई में कोई सिस्टम हो क्या, आखिरकार मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं देखा था और मेरे अलावा तुम्हें कितने लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो हमारे एमसी का सिस्टम खाना खाने में लगा है। ये एक अजीब तरीके का और नया तरीके का सिस्टम है। यहाँ पर सिस्टम मुझसे कहने लगती है मैं एक एडवांस सिस्टम हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ, मतलब तुम ही हो जैसे मुझे देख सकते हो और बिना परमिशन के तो कोई भी नहीं देख सकता मुझे। और मुझे कल आने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी जो कि मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं थी और इसलिए मैंने तुम्हें होस्ट की तरफ चुना था और इसलिए मैंने सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी करने के बाद क्वेस्ट को कंप्लीट किया जो तुमने, उसके कारण मुझे काफी एनर्जी मिल गई है और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने आने में कामयाब रही। और अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो मुझे फिक्स करने में तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। तुम तो सिर्फ 100 मिलियन के बारे में सोचने में लगे हो, ये तो कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं और सिस्टम को फिक्स करूं, लेकिन कैसे, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। तभी सिस्टम उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कई सालों से और बहुत ज्यादा समय से एक सबसे ज्यादा सुटेबल होस्ट को ढूंढने में लगी हुई थी जब से मैं डैमेज हो गई। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे मैकेनिज्म में कैलकुलेशन करके मुझे बताया कि तुम 100% मेरे फ्यूचर के लिए काफी बेटर बंदे हो और मुझे फ्यूचर में तुम गारंटी से फिक्स जरूर कर दोगे। और जिस तरीके से वो खाना पीना खाकर प्लेट में जाकर सो जाती है जिसको देखकर हमारे एमसी को उस पर गुस्सा आने लगती है एक पल के लिए तो। और तभी भी उस मूवमेंट के बारे में बताने लगती है किस तरीके से जब वो पहली बार सिस्टम हमारे एमसी से मिला था तब जो बिल्ली है वो उस बॉल से खेलने में लगी हुई थी जो कि सिस्टम थी। जहां पर अचानक से जैसे हमारा एमसी उस बॉल के पीछे आता है, उस क्रिस्टल बॉल के नजदीक आता है तो वो सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दे दिया था कि कैलकुलेशन मैकेनिज्म काम कर रहा है, यहाँ पर आसपास तुम्हें एक होस्ट मिलाया गया है जिससे कि तुम्हें कंपलसरी कंप्लीटली तुम्हें फिक्स करने में मदद कर सकता है अगर तुम इसे अपना होस्ट बना लेती हो तो। और तभी बॉल अचानक से चमकने लगती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किस तरीके से हमारा एमसी जैसे ही उसके नजदीक आता है तो उसे गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं वो कुछ खुद वो सिस्टम होती है जिसने उसके पैर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश की और इसी तरीके से वो हमारे एमसी से मिल गई थी। तभी कहने लगती है कि तुम वह एक ऐसे होस्ट हो जिसे मैंने पर्सनली खुद जाकर चुना है और अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि आखिरकार तुम मुझे कैसे फिक्स करो तो तुम्हें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। और बढ़िया एंजॉय कर रही होती है खाते खाते। और जब इनकी बातें चली रही होती है तभी अचानक से हमारा एमसी किसी की आवाजें सुनता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये सारी की सारी आवाज है तो मेरे नेबर की आने में लगी हुई जो कि सांग यू है, क्या यहाँ पर उसके जो डेप्ट कलेक्टर है वो वापस से आ चुके हैं। और इस तरीके से जब हमारा एमसी उस लड़की की चिंता करने लगता है तो सिस्टम उससे पूछने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो उसकी आवाज सुनने के बाद, क्या मैं ऐसा एज्यूम कर सकती हूँ कि जिस लड़की को तुम बचाने के लिए जा रहे हो जो कि तुम्हारी पड़ोसिन है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अपने बकवास बंद करो, जो सांग यू है वो मेरी ओल्डर सिस्टर की तरह है, अगर उस समय पर उसने मुझे गैंगस्टर से नहीं बचाया हो तो शायद मैं आज यहाँ पर मौजूद नहीं होता। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है कि तुम्हें तेरा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको बचाने के लिए अपनी क्वेस्ट को रिलीज कर सकते हो और क्वेस्ट की जो डिफिकल्टी है वो उससे तुम्हें डिटरमाइन करेगी कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और तुमने कल रात को क्वेस्ट का इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा पैसे भी बनाया था सिर्फ और सिर्फ रोप को जंप कर थोड़े बहुत पुशअप कर अपने घर को साफ सफाई कर अगर तुम यहाँ पर किसी की जिंदगी बचाते हो तो शायद तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से मुंह बंद करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी सांगयू को दिखाया जाता है जिस लड़की को कुछ गुंडे लोग परेशान करने में लगे होते हैं और उससे कह रही होती है वो लड़की कि अगर तुमने एक कदम भी मेरे नजदीक आने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारी टांगों को काट दूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम कर देख लो। यहाँ पर वो गुंडे लोग उससे कहने में लगे होते हैं कि तुम बिच कहीं की, तुम्हारे जो फादर है उसने मुझसे 1 लाख युआन उधारी ले रखी है और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपने पैसे वापस लेना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारे पास आना है। क्या आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से नाइफ पर मुझ पर अटैक करने की? तुमने हम पर बहुत ज्यादा कर्ज रखा हुआ है और अगर तुमने उसे पे नहीं किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल कर लेंगे। ये सुनने के बाद एमसी उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि ऐसा हिम्मत ही मत करना ऐसा कुछ करने की। और आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर एक इतने ज्यादा मैन का ग्रुप एक वुमन को बुली करने में लगा हुआ है, तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और अपनी जैकेट उतार कर हमारे सांगयू को ढक देता है ताकि उसके जो फटे हुए कपड़े हैं उसको ढक सके। तभी सांगयू एमसी से कहने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है चैन, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी एमसी कहने लगता है कि सांगयू कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। तभी वो गुंडा हमारे एमसी के पास आकर उसे डराने की कोशिश करने लगता है। उससे कहने लगता है कि हे पंक, क्या तुमने ये बात सुनी नहीं है कि अभी भी ये लड़की तुमसे क्या कहने में लगी हुई थी? तुम्हें इस लड़की को तुम्हारी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सभी की सभी लड़कियां बेजस होती हैं। भले ही यहाँ पर मना करने में लगी हुई है लेकिन इनकी जो बॉडी है वो बाद में सच सच बोली देती है। और हमारे एमसी की कॉलर पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर पहली फुर्सत में निकल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना मैं तुम्हें इतनी गंदी तरीके से पीटूंगा ना कि तुम कभी भी सोच नहीं पाओगे। ये बात सुनने के बाद एमसी हंसता है उससे कहने लगता है तुम और मुझे पीट लोगे? है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने में लगे हो, क्या ये तुम्हारे लास्ट वर्ड समझ लूं? और तभी वो सिस्टम से कहने लगता है कि सिस्टम, जो मुझे ब्रूस ली एक्सपीरियंस का तालिस्मान मिला था तुम उसको यूज करो। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उसे मना करने लगती है और उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। आखिरकार तुमने अभी तक यहाँ पर एक भी क्वेस्ट को पोस्ट नहीं किया है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? यहाँ पर मुझे तो इससे कुछ ही फायदा नहीं होने वाला। और इनकी जब इतनी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी हमारे एमसी को बंदा जोरदार मुक्का मारने लगा जिसके कारण हमारा एमसी बहुत ही दूर जाकर
गिरता है, जिसको देखकर सांगी बहुत ज्यादा चिंता दिखाने लगती है हमारे एमसी को, जिसको देखकर वो दोनों के दोनों सांगी को पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मूव करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको और इस बंदे को देखो कि आखिरकार हमारे बॉस किस तरीके से इस बंदे को अच्छा सबक सिखाते हैं। एक वीकलिंग यहाँ पर एक कमजोर बंदा हीरो बनना चाहता है और एक ब्यूटी को बचाना चाहता है, और ये देखकर सांगी जी बहुत ज्यादा चिंता दिखा रही होती है हमारे एमसी को लेकर। तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और सिस्टम से कहने लगता है कि तुम फटाफट से क्वेस्ट को रिलीज कर दो और क्वेस्ट में ये डाल देना कि मैं इन गैंगस्टर को हरा दूं और सांगी को बचा लूं। ये बात सुनने के बाद सिस्टम खुश होती है और उससे कहने लगती है कि हमने सक्सेसफुली क्वेस्ट को रिलीज कर दिया है और तुम्हारा जो ब्रूस ली का मोड है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। तभी एमसी उसको सभी को धमकाता है और उससे कहने लगता है कि अभी अभी मैंने तुम पर आसानी से कुछ भी करने के लिए मौका दे दिया था, तुम्हें मौका दिया था यहाँ से जाने का, लेकिन अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है इस मूवमेंट से, अब तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है। तभी वो सिस्टम से कहने लगता है कि ये आउटफिट कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही है। तभी सिस्टम उसे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम, सिर्फ हम दो ही लोग ऐसे मौजूद है जो कि इस तलिस्मान को देख सकते हैं, जिससे कि तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। और वो गुंडा बॉडी बिल्डर हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्से में देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे के साथ हो क्या रहा है, अचानक से ये पावरफुल का रोरा क्यों देने में लगा मुझे। यहाँ पर हमारा एमसी ब्रूस ली की तरह एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला। जिसे देखकर वो बॉडी बिल्डर कहने लगता है कि ये बंदा इतना से इतना डेंजरस क्यों बन गया, और हमारा एमसी फुल फोर्स में उसकी तरफ किक मारता है, जिसके कारण वो उस बॉडी बिल्डर की स्थिति हो जाती है और वो डायरेक्टली उसके मुंह पर लगती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी चेले होते हैं उनको भी हमारा एमसी बिना किसी परेशान की पीट देता है। और जब सांगी उसको देखती है तो समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हमारा एमसी इतना पावरफुल कब से बन गया। जहाँ पर वो उस गुंडे के चेहरे पर अपना पैर रखता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि जो वुमन होती है वो इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लवलीएस्ट चीजें होती है, चीजें नहीं बीइंग होती है। जिसको देखकर सांगी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, वो हमारे एमसी की तारीफ करने लगती है। अब इनका बॉस पूरी तरीके से पिट चुका है तो उसके चेले उसके बॉस को उठाकर लेकर घसीटकर वहां से ले जाते हैं। तभी सांगी हमारे एमसी को अपने बड़े बड़े गुप्पों में फंसा लेती है, आई मीन गले लगा लेती है और उससे कहने लगती है चैन, मुझे नहीं पता था कि तुम आखिरकार फाइट करने में इतने ज्यादा अच्छे हो, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। मैं तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं काफी समय से जब से छोटा था तब से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए आने में लगा हुआ था, और तभी उसका जैसी क्वेस्ट पूरी हो जाती है तो सिस्टम उसे इसका रिवॉर्ड देता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें 1 लाख युआन दिए जाते हैं तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए और 10 रूट तालिस्मान तुम्हारी इस हीरोइक डीड के लिए। तभी हमारा एमसी सिस्टर सांग यू से पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पास कितना कर्जा चढ़ा हुआ है कि तुम्हारे पास इतना पैसा होने के बाद भी तुम अपने फादर के डेप्ट को बिल्कुल भी चुकाने में नाकामयाब रही हो। जहाँ पर मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि मेरे पास यहाँ पर 1 लाख युआन मिल चुके हैं सिस्टम के द्वारा, मैं तो यहाँ पर अमीर बनने वाला हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जो रूट तलिस्मान है वो किस काम कराते हैं, क्या मैं इन्हें मनी के लिए चेंज कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 भरा है और कुछ भी नहीं। तभी सिस्टर सांगी उससे कहने लगती है कि मुझे इस बात का डर है कि मुझे इस बार फिर से घर बदलना होगा, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर मूव करती हूँ तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे उन गुंडों के द्वारा ढूंढ लिया जाता है। पता नहीं कैसे कैसे वो लोग डेप्ट कलेक्टर मुझे ढूंढ लेते हैं, लगता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी उनसे बच बच कर ही निकालनी पड़ेगी। इसको इतना ज्यादा उदास देखता है तो हमारा एमसी अपने सिस्टम से कहने लगता है क्या मेरे जो 100,000 यानी कि 1 लाख युआन है उसे मैं कार्ड में डालकर तुम मुझे दे सकती हो। तभी सिस्टम कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फटाफट से उस कार्ड को मेरे पॉकेट में डाल दो। तभी हमारा एमसी उस कार्ड को निकालता है और उससे कहने लगता है कि सांग यू तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं काफी समय से पार्ट टाइम वर्क करने में लगा हुआ था और मैंने काफी ज्यादा पैसे भी बचा कर रखे हुए थे। इस कार्ड के अंदर 1 लाख युआन मौजूद है और तुम इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। मैं कहना चाहूंगा कि तुम इसे अपने डेप्थ यानी कि जो भी उधारी है उसे कर्जे को चुकाने में कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और जब तुम्हें वापस करने के बारे में सोचो तो धीरे धीरे तुम फ्यूचर में जब चाहे वापस कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद सांगी उससे कहने लगती है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो फादर है वो गैम्बलिंग में काफी ज्यादा एडिक्टेड है, भले ही मैं इस बार कर्ज चुका दूंगी तो मेरे फादर वापस से कर्जे में आ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात का भरोसा तो करो, मेरे पास उस बंदे को रोकने का एक तरीका जरूर है जिससे कि मैं उसे पूरा बुला दूंगा कि किस तरीके से नहीं करना चाहिए ये सब काम। तभी नेक्स्ट सीन हमें कसिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर सांग यू हमारा एमसी और वे सिस्टम तीनों के तीनों उस कसिनो में पहुंच जाते हैं। तभी सांग यू उससे कहने लगते हैं कि जो ओल्ड मैन तुम्हें सामने दिखाई देने में लगा हुआ है वो उस टेबल पर बैठा हुआ है, जहाँ पर सभी लोग कहने में लगे होते हैं कि वो जल्द आज नहीं तो कभी पूरी तरीके से लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि सांग यू चाहे कुछ भी हो जाए उस बंदे को तुम्हें देखने मत देना, ये बाकी का मैटर तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। तभी हमें उस रैबिट गर्ल को दिखाया जाता है, रियल में रैबिट नहीं है, ये बस यहाँ पर जो कार्ड्स होते हैं उन्हें सर्व करने का काम करती है। यहाँ पर सांग यू का डैड अभी भी यहाँ पर गैम्बल करने में लगा हुआ है और मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है, प्रे करने में लगा था भगवान से कि इस बार मेरा ये कार्ड निकल जाए तो मैं काफी अमीर बन जाऊंगा। और तभी वो देखता है तो उसके तीनों के तीनों केक किंग के कार्ड्स होते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्या लगता है कि मैंने कई सारे राउंड्स काफी ज्यादा हारने में लगा हुआ हूँ, फाइनली मैं इस राउंड को जीत सकता हूँ, और जैसे मैं इस राउंड को जीत जाऊंगा तो मैं अपने सारा का सारा पैसा वापस हासिल करने के बाद वापस से चला जाऊंगा और कभी भी गैम्बल करने के लिए नहीं आऊंगा। और अपनी प्राइस को वो 50,000 चिप्स तक लगा देता है और जब उस तरीके से चिल्लाता है तो सांगी उसको पहचान लेती है उसकी वॉइस को, क्या
लगता है कि ये बात तो मेरे फादर की है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि वो बंदा वहाँ पर मौजूद है और कहने लगता है कि सिस्टम एक क्विस्ट को रिलीज करो और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं सांग बो को, जाने कि हमारे सांग यू है ना, उसके फादर को गैम्बलिंग क्विट करने में उसकी मदद करूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सांग यू का फादर पूरी की पूरी चिप्स को वापस लगा देता है और कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे पास 3 गैंग्स है, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता जब तक उसके पास 3 एसेस मौजूद ना हो, और अब तुम मुझे अपने कार्ड दिखा सकते हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वाकई में इतना ज्यादा अनलक्की हूँ। इसको देखकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है। तभी उसके बगल में जो बंदा बैठा होता है वो उससे कहने लगता है कि सांग वो, तुम्हें इतना जल्दी कोकी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी हमारा एमसी सिस्टम को ऑर्डर देता है और उससे कहने लगता है कि सिस्टम जल्दी से जाओ और अपने रूट तलिस्मान को सांग बू पर इस्तेमाल कर लो, और सिस्टम भी मान जाती है। दूसरी तरफ जो सांग बो होता है वो उसको देखने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से ब्लफ करना बंद कर दो और झूठ बोलना बंद कर दो, तुम मुझे अपने कार्ड्स दिखा सकते हो और यहाँ पर मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। तभी सिस्टम सांग बो के काफी नजदीक आने के रूट तालिस्मान को उसके चेहरे पर चिपका देती है, जिससे कि वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और वहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, जिसको देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और सामने वाला बंदा उससे क्या लगता है कि सांगबो इस तरीके से प्रिटेंड करना तुम बंद कर दो, जैसे कि तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी को सांगबो की पीठ को ठपठपाते हुए उससे कहने लगता है पीछे मारते हुए कि आखिरकार ये वर्ल्ड कितना ज्यादा छोटा है, और अपनी ट्रिक का इस्तेमाल कर, जिससे कि उसके बंदे के सामने वाले बंदे के सारे कार्ड्स जमीन पर गिर जाते हैं, जिसको देखकर वो रोना चालू कर देता है। और हमारा एमसी उसे बचाने की एक्टिंग करता है और कहने लगता है कि मिस्टर संग क्या आप ठीक है, आखिरकार आप अचानक से गिर कैसे गए। और मिस्टर संग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता है, पूरी तरीके से पैरालाइज होने के कारण। और जब ऐसा होता है तो वो कहने लगता है कि मिस्टर संग आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और दूसरा वाला बंदा अपने कार्ड को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, इसने अभी तक अपने पैसों को पे नहीं किया है, मैंने ऑलरेडी 3 एसेस मिल चुके। तभी हमारा एमसी उसे पागल बनाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस 3 एसेस की बात करने में लगे हुए हो, तुम्हारे जो कार्ड्स वो ऑलरेडी टेबल से नीचे गिर चुके हैं, तो आखिरकार तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि तुमने उस कार्ड को स्विच नहीं किया है। और पूरी की पूरी जितनी भी पब्लिक होती है वो भी उसके साथ होती है और कहने लगती है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हो बच्चे, ये बंदा सही कह रहा है कि आखिरकार ये कैसे इस राउंड को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करने वाले, यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि आखिरकार तुमने चीटिंग नहीं किया है, हम इसको इनवैलिड करते हैं। सबसे पहले तो इस सांगबो को हॉस्पिटल लेके जाओ तुम ब्रो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हमारा एमसी सांग यू के फादर को सांगबो को वहां पर लाने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर वो कहने लगते हैं उससे ये चैन तुमने वाकई में इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है, तुम यहाँ पर अभी रुक सकते हो, भले तुम कितनी भी कोशिश कर लो इस बंदे को सुधारने के लिए, ये बंदा कभी भी सुधरेगा नहीं, वो वापस से यहाँ पर कसिनो में जरूर आ जाएगा। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है कि वो बार बार आ सकता है तो मैं इसे बार बार रोक भी सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि ये चैन इस बंदे को होश आ चुका है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मिस्टर संग तुम्हें फाइनली होश आ चुका है, तुम हाफ मन से आधे मन से कोमा में पड़े हुए थे और डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज्यादा थकान के कारण पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुके थे और तुम्हारी जितनी भी सेविंग्स बची हुई थी वो सारा का सारा तुम्हारा कर्जा निकालने में जा चुकी है, और इसीलिए सांग यू को तुम्हें घर पर वापस लेकर आना पड़ा ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। ये सुनने के बाद सांगबो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है वो अंकल जी, और उससे क्या लगता है क्या मैं यहाँ पर पड़े पड़े मुझे आधा महीना हो चुका है और मैं पैरालाइज हो चुका था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी एमसी कहने लगता है कि मिस्टर सांग आप यहाँ पर मूव करने की कोशिश कर सकते हो, अगर मुझे मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं होता है, डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा है आप काफी समय से गैम्बलिंग करने में लगे होते हैं, जिसके कारण आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा मेंटली स्टेट पर इफेक्ट पड़ा हुआ है और तुम काफी समय से सोए भी नहीं हो, जिससे कि तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। इसको सुनते हुए सिस्टम उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में झूठ बोलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बीता हुआ है इसको कसीने से आए हुए और तुम इससे कह रहे हो कि तुम इसे आधा महीना हो चुका, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर इस बात को इसे पता चल गया कि ये पैरालाइज सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे से हुआ तो क्या होगा। तभी सांगबो अपनी बॉडी को लाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो पैरालाइज होने के कारण उसे हिला नहीं पाता और हमारा एमसी वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर सांग आप ट्राई कर सकते हो, मैं जाकर सांग जी को बता देता हूँ कि तुम्हें होश आ चुका है। वो ये बात जानकर काफी तक खुश होगी और मन में सोचते हुए कैसे जाने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि वह कभी भी इस बारे में पता नहीं चलने वाला इस बंदों को, जब तक ये यहाँ से उठता नहीं है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ जो सांग यू होती है वो उससे पूछने में लगी होती है ये चैन तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी ट्रिक है वो वाकई में काम करने वाली है, आफ्टर ऑल वो पूरी तरीके से पैरालाइज असलियत में थोड़ी ना है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि सांग यू क्या तुम्हें पता है कि हेलीपैड को किस तरीके से टेम किया जाता है, आई मीन अपना स्लेव बनाया जाता है, और उस प्रोसेस को बताने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले तो उस बेबी एलिफेंट को सबसे पहले तो पकड़ लेना है और उसे चेन में बांध देना है और पिलर से बांध देना है जिससे कि वो कभी भी मूव ना हो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन वो फिर भी वहां से छूट नहीं पाएगा और सिर्फ उसके बदले में मार मिलेगी, पिटाई मिलेगी और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उसकी मेंटल स्टेट पूरी तरीके से बदलती जाएगी। इतना ज्यादा फिजिकल टॉर्चर होने के बाद और मेंटली टॉर्चर होने के बाद उसे इस तरीके की आदत पड़ जाएगी स्ट्रगल करने की, और जब वह हेलीपैड पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा उसके बाद तुम अगर उसे आजाद भी कर दोगे तो वो वहां से रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा और वहां से भागने की भी कोशिश नहीं करेगा। और मैंने ये सारे के सारे रूट तालिस्मान तुम्हारे लिए लाया हूँ, वो भी एक टावर से, और हर दिन तुम इस तालिस्मान का इस्तेमाल करना और जब भी तुम इस तालिस्मान को उसके सर पर रख दोगी तो ये तालिस्मान ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और जब तक तुम इस तालिस्मान को हर दिन इस्तेमाल करती हो इसको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने के
लिए और इस बात का भरोसा दिलाने के लिए ये बंदा इस वक्त पैरालाइज हो रखा है। तो ये ट्रिक है वो जरूर काम करेगी। और मुझे ये भी पता है कि आखिरकार इसे कितना देर समय लगने वाला है इस बात पर भरोसा करने के लिए। अगर यहाँ पर और तलिस्मान नहीं है तुम्हारे पास तो मैं जाकर और तलिस्मान खरीद लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उस सिस्टम से कहने लगता है कि सांगबो इस बात पर गिव अप कर देगा जैसे ही मेरी जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सही कहा? तभी सिस्टम कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। तभी सांगयू उससे कहने लगते हैं कि तुमने तो वाकई में अच्छा काम कर दिया। अगर ये ट्रिक वाकई में काम कर सकती है तो मैं अपने फादर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा नर्सिंग होम और एक बढ़िया गुड टेकर जरूर लेकर आऊँ जिससे कि उसका ख्याल रखा जा सके और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी वो पूरी तरीके आराम से गुजार सके। और तभी हमारा एमसी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहने लगता है कि सांगयू अभी के लिए मुझे जहाँ से जाना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से आराम कर सकती हो। हाँ वैसे भी तो हम लोग बगल में ही रहते हैं, पड़ोसी हैं, तो तुम जब भी मदद पड़े मुझे बुला सकती हो। और इसी तरीके से समय बीतता जाता है जहाँ पर हमारे एमसी को एक बस में दिखाया जाता है और उस बस में बैठकर वो कहीं पर जाने में लगा हुआ था। और वो सिस्टम से क्या लगता है कि मेरे पास जो 2 तालिस्मान थे जो कि वांग जी को सफर करने के लिए बनाए थे वो यूज हो चुके हैं। उस बंदे ने जो मेरे साथ ट्रिक किया था उस बंदे का तो बदला लेना बनता ही है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी अपने ही बेस्ट फ्रेंड से बदला लेने की कोशिश कर रहा है इस वक्त और कह रहा होता है कि ये बंदा इस बात को डिजर्व करता है। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी है मुझे वहाँ पर छोड़कर जाने की, इस तरीके से फंसाने की। तभी सिस्टम उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम इस तरीके से तालिस्मान का इस्तेमाल करते हो एक प्रैंक के लिए तो ये तो बस इसकी बर्बादी है। तभी एक बंदा हमारे एमसी ये चंद के पास आता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर सुबह सुबह इतनी जल्दी स्कूल क्यों आ चुके हो, क्या आज तुम्हारी क्लासेस है? तभी हमारा एमसी अपने तालिस्मान को छुपा लेता है और उससे कहने लगता है कि जांग लिया तुम आज फिर रात को फिर से पूरी की पूरी रात भर इस डॉम से बाहर थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वांग जी कहाँ पर है? वो यहाँ पर काफी समय से नहीं आया है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा क्या लगता है कि वांग जी, मुझे लगा था कि वांग जी तुम्हारे साथ होगा और तो और मुझसे एक दिन पहले इसने कहा था कि वो उस रिपोर्टेडली गोस्ट हंटेड रूम 2035 में जाने वाला है जहाँ पर जो कि लॉजने होटल में मौजूद है ताकि वो उस इंस्पिरेशन को ढूंढ सके जो कि वो नोवेल लिख रहा है उसके लिए। लेकिन जब मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की ताकि वो मेरे साथ गेम खेल सके तो मैं उसको कॉल नहीं कर पाया। मुझे लगा इसके कारण कि वो तुम्हारे साथ मजे करने में लगा होगा, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया उस बंदे को। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और तुमने 2 दिन से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर मिसिंग हो चुका है, तुम जल्दी से यहाँ पर उसको सर्च करने के लिए कुछ डाल सकते हो, तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और तभी हमारा एमसी अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो सिस्टम उसे परेशान करने लगती है और कह रही होती है कि तुम जल्दी से कुछ दो कुछ दो कुछ दो। लेकिन हमारे एमसी का दिमाग खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड बिल्कुल भी कॉल नहीं उठा रहा है उसका। तो उसका दूसरा वाला फ्रेंड उससे कहने लगता है कि जब मैंने भी उसे कॉल करने की कोशिश की थी तब भी उसका जब सेम ही आंसर आने में लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये अभी सर्विस एरिया से बाहर क्यों बता रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी गोश्त की तरफ से पकड़ लिया गया है? जिसको देखकर वो काफी तक घबरा जाता है और जांग लियांग से पूछने लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उस होटल का एड्रेस क्या है, मैं जल्दी से जाकर उस बंदे को वहां पर ढूंढकर लेकर आता हूँ। और तभी हमें एक अजीब सी होटल को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी तक भूतिया लग रहा है और वहीं पर हमारे एमसी को बंधा हुआ पाया जाता है एक चेन से और एक परछाई उसके ऊपर पड़ी होती है जिसे देखकर किसी फॉक्स या फिर ऐसे ही कुछ वुल्फ जैसा लगने में लगा हुआ है और ये फीमेल है, देखकर साफ साफ पता चल रहा है वो तो, क्योंकि लास्ट में चीजें ऐसी दिखा दी। ऐसे ये तो साबित हो चुका है कि उसे किडनैप कर लिया जा चुका है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी उस होटल के पास पहुंच जाता है, उसे काफी तक बेकार लग रहा होता है और कहने लगता है कि ये वाकई में वही हंटेड होटल है। इसे देखकर तो काफी तक डिफरेंट वाली फीलिंग आने में लगी हुई है। तभी सिस्टम उससे कहने लगते कि यहाँ पर कोई भी गोश्त मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक कि तुमने इतनी ज्यादा एजुकेशन रिसीव की है अपनी लाइफ में, क्या तुम इससे भी अंदाजा नहीं लगा सकते? ये बात सुनने के बाद एमसी शांत होता है और कहने लगता है कि फाइनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर कोई गोश्त होता भी है तो मुझे कौन सा उससे डर लगता है और मुझे कौन सी बड़ी बात है, वहां पर जाता हूं और मैं सभी के सभी गोश्त को वहां पर हरा दूंगा। और वो काफी तो कॉन्फिडेंस होकर अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ सिस्टम मस्ती लगती है, मुस्कुराती लगती है पीछे से पीछे और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जल्दबाजी होगा कि तुम इस तरीके से अपने गार्ड को डाउन कर देगे। तो यहाँ पर भले ही गोश्त नहीं हो सकता लेकिन बाकी की दूसरी चीजें तो हो सकती है ना। यहाँ पर सिस्टम ने हमारे एमसी का पोपट बना दिया है। तभी हमारा एमसी बुकिंग काउंटर पर जाकर कहने लगता है कि मैं 2035 वाले रूम में बुकिंग लेना चाहता हूँ। तभी वो बंदी एक फॉर्म देती है, साइन कराने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें कोई दिक्कत वाली नहीं है, तुम्हें इन्फॉर्म कंसेंट चैलेंज ऑल नाइट वाले पर साइन कर देना और कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा हुआ होता है अगर तुम जीत जाते हो तुम्हें 1 लाख युआन मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पर और अगर तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ भी होता है तो होटल का जिम्मेदारी नहीं होगी उसमें। ये देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि चैलेंज ऑनलाइन, और जब उसकी प्राइस रेट को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि यही जगह तो मैं हासिल करना चाहता था इस समय से। इसको देखकर सिस्टम उसको शांत कराती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा सोचने में लगे हुए हो, तुम बस 1 लाख युआन के लिए इतना सब सोच रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डाल देते हो और उन्हें कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें 100 मिलियन युआन तो वैसे ही मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे इतनी ज्यादा इजी तरीके से मनी मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस पर साइन करते हुए उस लड़की से पूछने लगा होता है कि यहाँ पर 2 दिन पहले मेरा दोस्त भी आया हुआ था लेकिन उससे मेरा कॉन्टेक्ट हो चुका है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो जीत कर अपने रिवॉर्ड को लेकर जहाँ तक चला जाएगा होगा। शायद वो सोचने में लगा होगा कि हम लोग उसका पैसा ले लेंगे उधारी के तौर पर, इसलिए वो हमसे नहीं मिलना चाहता। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे इस बात को लेकर श्योर नहीं है उस दिन के बारे में, मैं उस समय पर ड्यूटी पर नहीं थी यहाँ पर। यह बात सुनने के बाद सिस्टम उसके कंप्यूटर को चेक करती है और उससे कहने लगती है कि ये बंदी तुमसे झूठ बोलने में लगी हुई है, मैंने
उसके हैक कर लिया सिस्टम को ऑलरेडी। उस दिन यही ड्यूटी पर मौजूद थी। ये सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर इस सब में भूल जाओ, अब हमें आगे चलना चाहिए और इसका 1 लाख युआन उसे ले जाना चाहिए। लेकिन एक बात की तो मैं पक्का हो चुका हूँ, इस होटल के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। भले ही यहाँ पर गोश्त वगैरह नहीं है लेकिन कुछ और जरूर मौजूद है। तभी उसके बगल में जो लड़की खड़ी होती है वो उस रिसेप्शनिस्ट लड़की से कहने में लगी हुई थी, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया, तुमने उस रूम में एक और गेस्ट को भेज दिया है। क्योंकि तुम्हें ये बात पता नहीं है कि जो भी उस रूम में रहता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो लोग ये बात का क्लेम करते हैं कि उन्होंने उस कमरे में एक गोश्त देखा है। लेकिन आखिरकार जो 2 दिन पहले बंदा आया था वो यहाँ पर मिसिंग हो चुका है, वो जहाँ से वापस नहीं आया। ये बात सुनने के बाद दूसरी लड़की उससे पूछ लगती है कि अगर वो बंदा वाकई में मिसिंग हो चुका है तो उसकी जो फैमिली मेंबर्स है उसने अभी तक पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया है। लगता है कि वो बंदा काफी ज्यादा डर चुका होगा, डर के मारे, और यहाँ पर हमें बिना बताए चुपके से निकल चुका होगा ताकि उसे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तभी हमारा एमसी उस रूम में आ जाता है। उसको देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे इस रूम में कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो इस घर को, इस जगह को हॉन्टेड हाउस क्यों कहते हैं, और स्विच को दबाकर वहाँ की लाइट्स ऑन करता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं वांग जी को लेकर यहाँ पर जितने भी क्लूज है वो ढूंढ सकता हूँ या फिर नहीं ढूंढ सकता। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फॉक्स तरह की लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और वांग जी किसी चीज को ठोकने में लगा हुआ था। क्या लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, तो मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो लड़की उससे कहने में लगी हुई होती है कि तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, ना तो ये बंदा तुम्हें सुन सकता है ना ही वो तुम्हें बंदा देख सकता है। तभी वांग जी उस गोस्ट गर्ल से कहने में लगा हुआ था, फॉक्स गर्ल से, कि अगर तुम मुझे यहाँ से मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दोगी तो मैं अपनी आत्मा तुमसे बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में इस बंदे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर अंदर आ चुका है, तुम्हारा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो उसको वार्न करने का था, ये बल्कि मैं तुम अपनी मदद मांगने के लिए, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त निकले, तुम अपनी मदद ना मांगते हुए अपने दोस्त को बचाना ज्यादा पसंद कर रहे हो। तुम बस यहाँ पर इंतजार करो और देखो और पता लगाओ कि आखिरकार तुम्हारा जो फ्रेंड है वो वाकई में तुम्हारे केयर के लायक है, भी डिजर्व करता है या फिर नहीं करता। और तभी उसे अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगती है जिसको देखकर हमारा एमसी काफी डर जाता है और सिस्टम से कहने लगता है कि सिस्टम, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि यहाँ पर गोश्त मौजूद नहीं है। और तभी वो उस फॉक्स गर्ल को आसमान में उड़ती हुई देखने लगता है और क्या लगता है कि जरा इसको देखो, ये बेबी गर्ल आसमान में उड़ने में लगी हुई है। और वो काफी तक घबरा जाता है और कहने लगता है क्या यहाँ तक कि जो गोश्त गर्ल है वो भी यहाँ पर किसी का रेप कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एमसी तो समझाते, जो सिस्टम है वो एमसी को समझाती है, उसे होश में लाकर उससे कहने लगती है कि ये कोई गोश्त वगैरह नहीं है बल्कि मैं एक मॉन्स्टर है जो कि गोश्त बनने की एक्टिंग करने में लगी हुई है। तभी वो फॉक्स गर्ल अचानक से मन में सोचते हुए उसको देखकर कहने लगते कि मैं यहाँ पर एक हॉरर सॉन्ग बजाने में लगी हुई थी, सोच रही थी, बजाने में लगी हुई थी, तो आखिरकार मैं अचानक से रैपिंग कैसे करने लगी। ये तो वही रैपिंग सॉन्ग है ना जो कि वो जिस बंदे को लास्ट नाइट को मैंने पकड़ा था, जो बंदा वहां पर गाने में लगा हुआ था, जहाँ पर ये हमारा जो एमसी का फ्रेंड है वांग जी, वो उस गाने को सुनने में लगा हुआ था। जिसको सुनने के बाद कह रहा होता है कि ये गाना तो इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि सभी के सभी लोग ये सभी डेली सुनने में लगे हुए हैं, इससे तो पूरा का पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। और जब इस फॉक्स गर्ल को इसके बारे में याद आता है तो कहने लगता है कि इसने ब्रेन वॉश कुछ ऐसा कहा था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरी सोल को इस गाने के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है और मैं भी यहाँ पर एक विक्टिम बन चुकी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने दे सकती। तभी हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए उससे कहने लगता है कि मिस मॉन्स्टर मेरी बात सुनिए, क्या आपने यहाँ पर एक डिसेंट से दिखने वाले बंदे को देखा है क्या, जो कि एक्चुअली में एक बहुत बड़ा ठरकी है। ये सुनने के बाद वो लिटिल फॉक्स उससे कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने के लिए आए हुए हो। बिल्कुल मैंने उसे देखा है, मैं तुम्हें यहाँ पर उसे जाने की परमिशन दे सकती हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूंगी, अगर तुम्हें इस बात से मंजूर है तो तुम बता। और वो तुरंत हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन हमारा एमसी फ्रीज तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है उसको वहीं पर फ्रीज करने के लिए, और कहने लगता है उसको यूज करते हुए सिट, मैं तो यहाँ पर ये करने के बारे में बिल्कुल भी सोच भी नहीं रहा था और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार इस तालिस्मान को मैं पुट कैसे करूँ इस पर। लेकिन जैसे वो उस तालिस्मान को हवा में लटका देता है तो वो गोश्त गर्ल जो फॉक्स गर्ल है वो ऑटोमेटिक आकर उस तालिस्मान पे जाकर चिपक जाती है, जिसको देखकर वो दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं और क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा होता। और एमसी इसको देखकर कंफ्यूज होते कहने लगता है कि ये मॉन्स्टर तो वाकई में एक नंबर की बेवकूफ है, एक नंबर की डम है, ये तो खुद आकर मेरे तालिस्मान से आकर चिपक गई है। तभी वो मॉन्स्टर उससे कहने लगती है क्या तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो। तभी एमसी कहने लगता है कि एक मॉन्स्टर हंटर, किस मॉन्स्टर हंटर के बारे में बात करने में लगी हुई हो, मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान, अगर तुम मेरे दोस्त को यहाँ से जाने देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तालिस्मान है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों पर ज्यादा समय तक के लिए काम करता है, लेकिन बात करें किसी पावरफुल मॉन्स्टर के लिए तो वो सिर्फ 3 मिनट के लिए काम करेगा किसी मॉन्स्टर के लिए। तभी वो फॉक्स वापस से खड़ी होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे सरप्राइज कर सकते हो, इस वीक तालिस्मान का इस्तेमाल कर मुझे पकड़ सकते हो। मैं मॉन्स्टर हंटर से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, इस बात का ख्याल रखना, और अपनी एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करने लगती है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस सिस्टम से पूछने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी और मुझे कुछ टूल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने जो सांगबू है उसको जो क्वेस्ट दिया था वो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी गैम्बलिंग को छुड़ाने की आदत को, और इसके बदले में तुम्हें 1 मिलियन युआन दिया जाते हैं और एक ट्रिक दी जाती है जिसका इस्तेमाल कर
तुम गैमलिंग में गॉड बन जाओगे। और 1 डीमन हंटिंग स्वॉर्ड दी जाती है, 1 कॉपी डीमन सबडिविजन रिकॉर्ड दिया जाता है, जिसको देखकर हमारा एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है इसको सुनने के बाद जो सांगवो है वो वाकई में तो लूजर है। ये इसको इस्तेमाल की हुई ट्रिक को 2 दिन भी नहीं गुजरे और उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है और इस बात पर भरोसा कर लिया कि वो ऑलरेडी पैरालाइज हो चुका था। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है लेकिन तुम्हें उसका धन्यवाद नहीं कहना चाहिए कि वो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल सही टाइम पर काम आ चुका है। तभी सिस्टम हमारे जीते हुए इनाम को हमारे एमसी को देने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे सारे के सारे इनाम है वो सिस्टम स्पेस में डाल दिए जा चुके हैं, तुम उनका नाम पढ़कर जब चाहे तब उन्हें बुला सकते हो और तुम इन सभी के सभी टेक्निक्स को जब उनका नाम पढ़ दो, जैसे कि डीमन सबडिविजन रिकॉर्ड हो गई, द आर्ट ऑफ द गॉड ऑफ गैम्बलिंग हो गई, सिर्फ इनको तुम एक बार देख लोगे तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे और तुम सीख जाओगे। तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड को समन करने लगता है और क्या लगता है कि डीमन हंटिंग स्वॉर्ड। तभी उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। तभी वो फॉक्स डीमन उस पर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि मॉन्स्टर हंटर अब समय आ चुका है कि मैं यहाँ पर तुमसे अब अपना बदला ले लूं। और वो डीमन फॉक्स अटैक करने लगती है हमारे एमसी पर बिना सोचे समझे, जिसको देखकर एमसी घबरा हो जाता है और डर के मारे वे अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर बैठता है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका आता है और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि जो फॉक्स मॉन्स्टर होती है वो अचानक से एक छोटी सी लोली में तब्दील हो जाती है और उसकी बॉडी पूरी की पूरी तरीके से एक बच्ची में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको देखकर हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। सिस्टम भी उससे पूछने लगती है कि मुझे लगा था कि ये एक मॉन्स्टर होगी लेकिन मुझे समझ में आ चुका है ये बस एक गॉब्लिन है, जिसको देखकर हमारा एमसी पूछ लगता है कि मॉन्स्टर और गॉब्लिन्स में क्या फर्क है। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उसको कहती है कि तुमने क्या ये बात सुनी नहीं है कि जो मॉन्स्टर बिग होते हैं और गॉब्लिन्स हमेशा छोटे होते हैं। और हमारे एमसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट वो कुछ अलग ही होता है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इसके एग्जांपल में। तभी हमारा एमसी उस लोली से पूछने में लगा होता है कि आखिरकार तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम बदला लेना चाहती हो लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद वो मॉन्स्टर उससे कहने लगते कि तुम सभी के सभी मॉन्स्टर हंटर्स मेरे दुश्मन हो। अगर मैं वाकई में उस मॉन्स्टर हंटर की हाइपोथेटिकल बातों में नहीं आई हुई थी उस वक्त तो शायद मुझे यहाँ पर 50 सालों से कैद कर नहीं रखा गया होता और मैं उन सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए सिर्फ पैसा बनाने वाली एक मशीन बन चुकी हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर कैद कर रखा जा रहा है किसी के द्वारा। मुझे यहाँ पर कोई भी स्पेल फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है इस रूम में, तो आखिरकार तुम इस रूम को छोड़कर क्यों नहीं जा रही हो। तभी छत की सीलिंग पर उसे एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसको देखकर वो लोली उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में सभी के सभी ह्यूमन कितने ज्यादा हाइपोक्रिटिकल हो और तुम तो एक मॉन्स्टर हंटर हो। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें ये बात पता ही नहीं है कि आखिरकार इस रूम के साथ क्या परेशानी, और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिरकार ये रूम किस तरीके से दिखाई देता है असलियत में। तभी वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है और उसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक ट्रैप फॉर्मेशन। और हमारी जो सिस्टम है वो भी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो पैटर्न काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है देखने में। तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी से हंसती है, उससे कहने लगती है कि अब तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार ये एक फॉर्मेशन है, तो तुम्हें पता था और इसी फॉर्मेशन के कारण मैं इस रूम को छोड़कर नहीं जा सकता और इस रूम का साइज सिर्फ और सिर्फ 1/2 मीटर है। जब मैं उस माउंटेन से नीचे आई थी तब मुझे बेवकूफ बना दिया जा चुका था। अब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब रहोगे। मुझे यहाँ पर 50 साल हो चुके कहते हुए, क्योंकि मैंने तुम लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया था तुम जैसे मॉन्स्टर हंटर पर। जब कुछ लोग यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आते हैं तो कुछ लोग अपने फ्रेंड को अबंडन कर खुद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाएंगे। और एक समय पर तो यहाँ पर एक मैरिड मैन और एक मैरिड वुमन यहाँ पर अपने अफेयर को छुपाने के लिए आए थे, क्योंकि ये एक हंटेड रूम है। यहाँ पर कोई भी जैसा एक्साइटमेंट करना चाहे वैसा एक्साइटमेंट कर सकता है, क्योंकि ये रूम काफी ज्यादा सेफ। यहाँ पर वो मैरिड वुमन उससे कहने में लगी हुई थी, जबकि हम एक्साइटमेंट जहाँ पर देखने में लगे हुए हैं तो हमें ऑल द वे जाना चाहिए। लेकिन जब भी मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करती हूँ और भागने की कोशिश करती हूँ तो मैं यहाँ से नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने सोच लिया कि जब भी मैं पावरफुल बन जाऊंगी तब मैं इसे तोड़ने की जरूर कोशिश करूँ। लेकिन मेरा जो गिफ्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा पुअर है, मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कमजोर और मैंने इस 50 साल के दौरान में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई। और मैं इस 50 साल के दौरान इतनी ज्यादा बोर हो गई थी कि मैं दूसरों को डगराना चालू कर दी। और मैंने ये चीज भी पता चली, अगर मैं इंसानों को सोल्स को डेवोर करना चालू कर दिया और उनकी बॉडी को अगर मैं ऑक्यूपाई कर लेती तो शायद मैं इस फॉर्मेशन से निकलने में कामयाब रहूं। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पर उस ट्रिक को आजमा सकूं इस बंदे पर, जिससे पहले कि तुम यहाँ पर आ चुके थे इसे बचाने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी अपनी बुक को निकालता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें सच बताऊं तो मैंने इस रूम के बारे में अपनी पूरी लाइफ में पहली बार सुनने में लगा हुआ हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने का रास्ता कोई ढूंढ सकता हूँ इस बुक में, जो कि डीमन सबड्यूइंग बुक होती है, जो कि सिस्टम के द्वारा से दी गई है। और तभी सिस्टम इसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत देखती है मॉन्स्टर की, तो वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है, ये 50 सालों से सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने में लगी हुई है। लेकिन जब इसे इस बात का रियलाइज हुआ कि वो सोल्स को डेव्योर कर निकलकर पावरफुल बन सकती है, और जब उसने तुम्हारे फ्रेंड की सोल को डेव्योर करने की कोशिश की तो उसे तुम्हारे द्वारा पकड़ लिया जा चुका है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार मैं किसके लिए बुरा मानूं, या फिर इस मॉन्स्टर के लिए बुरा मानूं या फिर तुम्हारे फ्रेंड के लिए बुरा मानूं। तभी हमारा एमसी उस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने लगता है, ट्रैप फॉर्मेशन के बारे में, और वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन से आजाद कर देता हूँ तो क्या तुम मेरी फ्रेंड को यहाँ से जाने दोगे। और तभी सिस्टम से कहने लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम एक क्वेस्ट पोस्ट करो इस फॉक्स डीमन को रिलीज करने के लिए। और सिस्टम उस क्वेस्ट को सक्सेसफुली रिलीज भी कर देती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर एक और एडिशनल रिक्वेस्ट करना चाहोगे वांग जी को बचाने के लिए, उसके बाद तुम्हें 2 रिक्वेस्ट मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारा एमसी सिस्टम से क्या लगता है कि नहीं, मैं कभी भी अपने फ्रेंड का इस्तेमाल नहीं करूंगा बेनिफिट
बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए। अगर तुम उस समय पर सांग यू को मदद करने के लिए एग्री नहीं हुई होती ना, तो मैं कभी भी उस तरीके से पोस्ट रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने वहां पर मुझे मजबूर कर दिया था रिक्वेस्ट को रिलीज करने के लिए। ये बात सुनने के बाद सिस्टम मुझसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तुम कितने ज्यादा ब्लॉकेडेड हो, तुम यहाँ पर एक पत्थर से दो बर्ड्स का शिकार कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी को ये बातें करते हुए देखती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो। मैंने सुना है कि जितने भी सभी के सभी मॉन्स्टर हंटर्स हैं, वह सभी के सभी मिस्ट्री स्कूल सोसाइटी से बिलोंग कर सकते हैं। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हें उस स्कूल से निकिक कर दिया जाएगा? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। और हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि आखिरकार जो फॉक्स डीमन है, इसका इससे क्या कहने का मतलब है मॉन्स्टर हंटर से, और आखिरकार जो मिस्ट्री स्कूल सोसाइटी है क्या, मैं तो उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। और तभी वो उसके फ्रेंड को रिलीज करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उससे कनेक्ट किए कि मैं आखिरकार तुम्हारे इस बात पर आखिरी टाइम भरोसा कर लेती हूँ। तभी वांग जी उस टीवी से बाहर निकलने लगता है, जिसको देखकर वांग जी चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि ये चैन, मुझे यहाँ तक लगता है कि तुम काफी तक कमजोर हुआ करते थे, लेकिन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल निकले और यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हुए हो। और जैसे ही वांग जी बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो आधी बॉडी उसकी टीवी में फंस रखी होती है, जिसको देखकर एमसी उस फॉक्स डीमन से पूछ लगता है कि आखिरकार तुमने उसे पूरी तरीके से बाहर क्यों नहीं निकाला। तभी फॉक्स डीमन उससे कहने लगता है कि अगर क्या होगा अगर तुम अपना वादा कंप्लीट नहीं पूरा नहीं कर सकते हो और यहाँ से भाग जाते हो, तो मैं क्या करूंगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड अपने हाथ पर रखकर अपने हाथ में से खून निकालते हुए उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और अपने मंत्र को पढ़ना चालू करने लगता है और किस तरीके से इस मिस्ट्री को डिसॉल्व किया जाए। और सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद उस स्वॉर्ड को जमीन पर दे मारता है, जिसके कारण उसके स्वॉर्ड में से आग निकलने लगती है और वहीं पर एक धमाके के साथ पूरी की पूरी फॉर्मेशन वहीं पर टूट जाती है, जिसको देखकर वो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और हमें पता चलता है कि फाइनली वो आजाद हो चुकी है इस फॉर्मेशन से। और जब वो आजाद होती है तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। जब वांग जी उसको इस तरीके से पावरफुल देखता है तो वो काफी शौक होता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि होली काउ ब्रो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। और वो लॉली आजाद होने के बाद उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, फाइनली ये फॉर्मेशन टूट चुकी है। तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड से पॉइंट करते हुए उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरे फ्रेंड को यहाँ से जाने, और वो लॉली फॉक्स तुरंत मान भी जाती है और अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर वांग जी को इस टीवी से बाहर निकाल देती है, जहाँ पर पता चलता है कि वांग जी पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। तभी लिटिल फॉक्स उससे कहने लगती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था इसके साथ, खैर मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं जगह को छोड़कर जा रही हूँ। और वो लिटिल फॉक्स वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है और भाग जाती है। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने इस डीमन फॉक्स को रेस्क्यू कर लिया है, उसकी जान बचा ली, और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक 1 कॉपी मिलती है डीमन हंटिंग टास्क हेवन की, और 100 इनविजिबिलिटी टालिस्मान में मिलते हैं, और 10 डिस्गस मास्क और 1 गोस्ट पपेट, 0.6% सिस्टम रिपेयर कार्ड मिलता है तुम्हें, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि रिपेयर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसको देखकर हमारी जो सिस्टम है वो काफी खुश हो जाती है और एमसी से कहने लगती है मुझे पता था कि तुम ही एक बहुत ज्यादा बेटर होस्ट हो मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारा जो रिपेयर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो तुम मुझे इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अमीर बना सकती हो क्या। तभी सिस्टम उससे कहने लगते है एक बार सिस्टम पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा तो तुम इस पूरी की पूरी दुनिया पर जैसे चाहो वैसा राज कर सकते हो, तुम अमीर बनने के बारे में तो सोचो ही मत, तुम इससे ज्यादा चीजें कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर मैंने इस तरीके का कोई सपना भी देखा कि मैं रूल करूंगा पूरे के पूरे वर्ल्ड पर, तो मैं बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाऊंगा, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हैं वो मुझे मार देंगे या फिर डिटेन कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। दूसरी तरफ हमें एक टकलू को दिखाया जाता है जो कि किसी मॉन्स्टर के सर पर से कुछ एनर्जी वगैरह एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ, और यहाँ पर कई सारे बॉक्सेस भी पड़े होते हैं खाली, जिनमें से गोस्ट एनर्जी रिलीज होने में लगी होती है, जहाँ पर वो गोस्ट उस टकलू से कहने में लगा हुआ था कि तुम यहाँ पर मेरी सारी की सारी एनर्जी को सुखना बंद कर दो। और वहीं पर इसका एक जो बॉक्स होता है वो वहाँ पर टूट जाता है, उसकी बोतल टूट जाती है, उस बोतल में से वो देखता है कि एक जो फॉक्स डीमन थी जिसको उसने कैद किया था वो वहाँ से आजाद हो जाती है। इसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर किसी ने मेरी फॉर्मेशन को, ट्रैप फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, वाह सरप्राइजिंग वाली बात है ये मेरे लिए। और जैसे ही हमारा एमसी इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उस होटल से बाहर निकलता है तो वो अपने जीते हुए 1 लाख युआन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर होटल वाले उसे डायरेक्टली मना कर देते हैं। तो हमारा एमसी तो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे पैसे मुझे क्यों नहीं दे सकते हो, साफ साफ इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर 1 रात के लिए सर्वाइव कर जाता हूँ तो मुझे 1 लाख युआन मिलेंगे गिफ्ट के तौर पर। तभी सिस्टम उसका मजाक उड़ाती है हमारे एमसी का, उससे कहने लगती है कि यहाँ पर हमारे जो होस्ट है उसने यहाँ पर किसी ने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था पूरी रात भर, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो एमसी से कहने लगती है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर अपने बॉस को कॉल कर बुलाती हूँ, वो यहाँ पर तुम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर छोड़कर जा सकते हो और मैं सारा का सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कुछ देर बाद। और वो दूसरे मन में सोचते घबराती है, कह रही होती है कि हमारे बॉस ने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था कि कोई उस ट्रिक को इस चैलेंज को पास भी कर लेगा, तो कभी भी उन्होंने इतने ज्यादा पैसा तैयार कर नहीं रखा था। और तभी वो हमारे एमसी की पीठ पर जैसी वांग जी को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए कि ये बंदा वही नहीं है जो कि 2 दिन पहले यहाँ पर आया हुआ था इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। मुझे लगा था कि ये बंदा ऑलरेडी मिसिंग हो चुका है और कोई भी इस होटल में इस बंदे को नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है अभी भी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर जो भी यहाँ पर हुआ था तुम अपने बॉस को इसकी घटना के बारे में जरूर बता देना, क्योंकि तुम्हारा जो बॉस है वो अच्छी तरीके से जानता है कि आखिरकार उस रूम में क्या मौजूद था। और वह बंदा अपना QR कोड उसे देने लगता है और कहने लगता है कि अगर उस बंदे ने समय के हिसाब से मुझे
मेरे सारे के सारे पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आखिरकार नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारे साथ। ये लो मेरा जो अली पे का क्यूआर कोड है, तुम इसे रख सकती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी मेरे पैसे मुझे भेज दोगे। और हमारा एमसी वहां से वापस जाने लगता है, जिसको देखकर वो सिस्टम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसको कहने लगता है कि तुम वापस से इतनी आसानी से यहाँ पर इसको छोड़कर जाने में लगी हुई हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पैसे तो अभी तुम्हारे अकाउंट में आए भी नहीं है। और हमारा एमसी उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तभी सिस्टम कहने लगता है कि तुम मेरा इंतजार भी तो कर थोड़ा बहुत। तभी हमारा एमसी उसके जवाब देता है और उससे कहने लगता है कि अगर भले ही वो बंदा मुझे पे नहीं कर सकता आज समय पर, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर पे कर देगा, क्योंकि मैंने जो सरप्राइज उसके कमरे में छोड़ा हुआ है वो सरप्राइज देखकर वो जरूर पे करेगा। तभी सिस्टम ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगते हैं कि तुम इस चीज को सरप्राइज कहते हैं। और तभी यहाँ पर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक बस का। तभी उस बस में हमें एक लड़की को खड़े होते हुए दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट है और मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि यहाँ पर मैं अपने फादर की मेडिकल फी को आखिरकार किस तरीके से पे करूँ। मेरा हर तरफ से पैसे आना बंद हो चुके, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब इतना सोचने में लगी हुई थी खड़े खड़े, तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके पिछवाड़े को छूने की कोशिश करता है और उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है। इसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और हमें पता चलता है कि दो लोग यहाँ पर हमारी इस लड़की को छेड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और तभी वो लड़के उससे क्या लगता है कि तुम्हारे रिफ्लेक्स तो बाकी में बहुत ज्यादा अच्छे, और वो हमारी लड़की को इस लड़की को डराने की कोशिश करने लगते हैं। जिसको देखकर वो लड़की उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमसे मुझसे क्या चाहिए। तभी वो लड़का वाला बॉस होता है, बड़ा वाला बंदा, उससे क्या लगता है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए आखिर मुझे तुमसे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेशन पर तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ थोड़े बहुत मजे कर लो। और इसकी नजर से पता चल रहा है कि ये कितना नंबर का ठरकी है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसी फोर्स इस्तेमाल करने की मेरे खिलाफ। और तभी वो बंदा अपनी नाइफ को निकाल कर सभी को धमकाने की कोशिश करने लगता है। उससे क्या लगता है कि मैं भी देखूं आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे रोकने की। यहाँ पर तभी एक बॉडी बिल्डर वाला बंदा होता है, वो अपने चेहरे को छुपाने लगता है और कहने लगता है कि मैं इनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मेरे चेहरे को पहचान लिया तो वो मेरे पर अटैक करने के लिए वापस से जरूर आएंगे बाद में। इस तरीके से मेरा जो पड़ोसी है उसके पास भी अटैक हुआ था और उसके पैरों को तोड़ दिया जा चुका इन गुंडे लोगों से। दूसरी तरफ वो टकलू भी यहाँ पर मना करने लगता है और दूसरी हाई स्कूल स्टूडेंट गर्ल होती है, वो भी अपने आप को बचाने के बारे में सोचने में लगी हुई होती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती मन में सोचते हुए। यहाँ पर वो बंदा उस लड़की को पूरी तरीके से डरा देता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें अपनी किस्मत का सामना खुद से करना पड़ेगा। और हमारे एमसी को सोते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे सुनाई देता है एक आवाज, कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। और एमसी की नींद खुल जाती है इतना ज्यादा चिल्लाने के कारण, और हमारी सिस्टम की भी। दोनों के दोनों अपनी आंखों को खोलते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई इतना जोर से चिल्लाने की। तभी हमारा एमसी आंखें खोलकर जैसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और देखकर पहचान जाता है और कहने लगता है गॉडेस, आखिरकार ये गॉडेस के साथ क्या होने में लगा हुआ है। और बिना सोचे समझे खड़े होता है चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी जल्दी उस लड़की को वहां से जाने दो। वो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि यहाँ पर एक बंदा तुम्हें बचाने के लिए भी आ चुका है, तो वो यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और कुछ भी। तभी हमारा एमसी सिस्टम से पूछने लगता है कि अगर मैं गोश्त पपेट का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या उस गोश्त पपेट को सिर्फ और सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे सिस्टम उसको बताती है, उससे कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी गोश्त पपेट को एक्टिवेट कर देना है अपने माइंड में और अपने टारगेट को चुन लेना है कि तुम आखिरकार वो किसे दिखाना चाहते हो। ये बात जानकर हमारा एमसी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उन दोनों लोगों से कहने में लगा हुआ होता है, अच्छा तो तुम चाह रहे हो कि मैं वाकई में अपनी मौत को देखने में लगा हुआ हूँ। मैं तुम्हें अभी सभी के सभी लोगों को दिखा रहा हूँ आखिरकार मैं कितना ज्यादा डरपोक हूँ और मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा बैंड बजा सकता हूँ, अब तुम्हें पता चल ही जाएगा। और तभी हमारा एमसी उसे एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में गोश्त से हंट होने के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि आखिरकार तुम अगर बुरे काम करते हो तो गोश्त तुम्हें हंट करेंगे। तभी सिस्टम उसकी गोश्त पपेट को एक्टिवेट कर देता है, कर देती है और सिर्फ इस गोश्त पपेट को सिर्फ वही बंदा देख सकता है जैसे हमारे एमसी के द्वारा टारगेट किया गया है। और ये सारे के सारे टास्क करते हो सिस्टम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उससे कहने लगती है कि आखिर तुमने यहाँ पर कोस्ट को पोस्ट नहीं किया है और तुम मुझे फालतू में काम करवाने में लगे हुए हो। जब हमारा एमसी उन दोनों से गोश्त की बात करने में लगा हुआ होता है तो दोनों के वहाँ पर हंसना चालू करने लगते हैं और उससे कहने लगता है अगर यहाँ पर गोश्त का कोई है भी मौजूद तो चलो उस गोश्त को आने दो और मुझे डराने दो, मैं भी तो देखूं आखिरकार जो दोस्त गोश्त है वो दिखते कैसे हैं। और जब इतना सोचने में लगे हुए थे तभी पीछे से एक गोश्त आता है और उन्हें डराने के लिए अपना उनकी दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख देता है और क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वो देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उससे क्या लगता है कि आखिरकार पीछे से अचानक से मुझे इतना ज्यादा चिल फीलिंग क्यों आने में लगी हुई है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देने में लगा हुआ। और तभी वो दोनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक गोश्त ने उन दोनों को पीछे तरफ से घेर लिया है और वो गोश्त उससे कहने में लगा हुआ था कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर मेरा टेस्ट लेना चाहते थे, लो मैं आ चुकी हूँ। और ये देखकर वो दोनों के दोनों गंभीर डर जाते हैं और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर एक गोश्त है और इन दोनों की डर के मारे इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो दोनों के दोनों अपनी पैंट्स को गीली कर लेते हैं। सभी सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और उससे क्या लगता है कि आखिर किस तरीके की स्मेल आने में लगी हुई है, क्या अभी अभी इस बंदे ने दोनों को इतना डरा दिया है कि वो डर के मारे अपनी पैंट्स में इतने सूसू कर लिए। ये लोग इस बात पर डिजर्व करते हैं, जरा इस बंदे को तो देखो, यहाँ तक कि इसके पैंटे पूरी तरह से फट चुकी है डर के मारे और वो गोश्त अभी भी उसका पीछा करने लगती है और कहने लगती है कि तुमने अभी मुझसे नहीं कहा था कि तुम सभी के सभी मेरा टेस्ट करोगे, तो आखिरकार मेरा टेस्ट क्यों नहीं कर सकते तुम सभी स्कम्बग। और वो डर के मारे वहां से भागना चालू कर लगता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी ये देखकर हमारी गॉडेस काफी खुश होती है और हमारे एमसी से उसका धन्यवाद कहने लगती है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी शौक होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि मेरी गॉडेस मुझे धन्यवाद कह रही है और डायरेक्टली उसे मना करने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिरकार हम लोग क्लासमेट जो है स्कूल मेट जो, ये मेरे लिए प्लेजर वाली बात होगी कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर पा रहा हूँ। मैं तो इस बात के लिए
तुम्हारे लिए कुछ खास बात की भी नहीं है। ये सभी के सभी लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। वह सभी के सभी लोग पागल थे और कुछ भी नहीं। जब ये गॉडेस ये बात सुनती है कि हमारा एमसी उसका स्कूलमेट है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मेरा नाम ये चैन है, मैं बस एक नोबडी हूँ, तुम जैसी लिन यूजी। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम लिन यूजी है और एमसी उससे क्या लगता है कि तुम काफी ज्यादा फेमस हो, पूरी की पूरी स्कूल की गॉडेस हो, तो आखिरकार तुम जैसी पॉपुलर बंदी मेरा नाम कैसे याद रखोगे। ये सुनने के बाद लिन यूजी हंसने लगती है और उससे क्या लगती है कि ये चैन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरा बहुत ज्यादा मदद की है, मदद के तौर पर मैं तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहूंगी। और हमारा एमसी भी उससे एग्री हो जाता है और उससे क्या लगता है कि मुझे भी यहाँ पर थोड़ी बहुत भूख लगने में लगी हुई है, काफी होगा अच्छा अगर हम लोग वाकई में नूडल रेस्टोरेंट पर जाते हैं, कैसा रहेगा, वो भी नेक्स्ट स्टेशन पर मौजूद। और मन में सोचते हुए काफी खुश होते हुए उससे क्या लगता है कि इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना नाम ही नहीं बताया और मेरे नाम से नहीं बुलाया, बल्कि मैं इसने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट भी कर लिया। और वो लड़की तुरंत भी एग्री हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इसने मेरे इन्विटेशन को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है। और दोनों के दोनों उस बस स्टेशन से उतरने के बाद आगे की तरफ अपने लंच के लिए या फिर डिनर के लिए वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी उस लड़की से कहने में लगा हुआ था कि मैं इस स्ट्रीट से काफी ज्यादा फैमिलियर हूँ, यहाँ पर कई सारे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, अब जबकि तुम मुझे यहाँ पर नूडल्स खिलाने के लिए ले जाने में लगी हुई है आज, तो मैं तुम्हें अगले समय पर हॉटपॉट का ट्रीट जरूर दूंगा। ये सुनने के बाद लिन यूजी उससे कह लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं एडवांस में धन्यवाद कहना चाहूंगी। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी तो अपनी सिस्टम को उस अपने फ्रेंड वांग जी के साथ ही छोड़ जाता है और वो अपने सिस्टम के बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही जाता है। यहाँ पर सिस्टम उसे गालियां देते कह रही होती है कि तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पर एक लड़की मिली और तुम मुझे भूल गए। और तभी वो दोनों के दोनों नूडल्स खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो लिन यूजी अपने मोबाइल को चेक करती है तो वो उसको देखकर काफी तो खुश हो जाती है। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने में लगा हुआ था कि यहाँ के जो नूडल्स है वो वाकई बहुत अमेजिंग है। और जब उनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी पीछे से आकर उससे कोई कह लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे स्कूल की बैले लेने। तभी हमें एक पागल लड़की को दिखाया जाता है, रियलिटी में तो पागल नहीं है बल्कि शकल देखकर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये तो पागल है और कुछ नहीं। जहाँ पर वो लिन यूजी से कह रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ज्यादा लग्जरियस बंदे के द्वारा इन्वाइट किया जाएगा, वो भी आज पार्टी, लेकिन तुमने उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया था जब उसने बंदे ने तुम्हें इन्वाइट किया था, और तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा सस्ते से नूडल्स खाने में लगी हुई हो, वो भी इस ज्यादा सस्ते से रेस्टोरेंट। तभी लिन यूजी उसे देखकर कहने लगते कि जाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो मन में सोचते हुए कहने में लगी होती है जाए को कि हम दोनों के दोनों रूममेट्स हैं, अगर तुम वाकई में उस बंदे को टर्न डाउन करना चाहती थी तो कम से कम उस बंदे को तुम मुझे तो इंट्रोड्यूस करवा देती, मैं उसका अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। अब तुम ये भी समझ गए हो कि आखिरकार इसमें क्या सिचुएशन होने वाली है। तभी जायक्विन हमारे एमसी को पूरी तरीके से एनालाइज करती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा जो मैन को लेकर टेस्ट है वो पूरी तरीके से इस तरीके का है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आखिरकार तुम इस तरीके के बंदे को पसंद करते हो, क्योंकि हमारे एमसी के पूरे बाल तबाह हो रखे होते हैं, कोट खराब होता है जो कि 50 युआन का है, टी शर्ट होती है 30 युआन की और पैंट्स होती है सिर्फ और सिर्फ 80 युआन की और इसके जूते होते हैं 100 युआन के। तुम जैसी चीप वुमेन वाकई में तुम जैसे चीप मैन के लिए ही सूट करती है। ये बात सुनने के बाद एमसी को गुस्सा आ जाती है तो मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग है ये गर्ल। लिन यूजी जब हमारे एमसी की इतनी ज्यादा बेइज्जती देखती है तो उससे क्या लगता है कि जायक्विन जल्दी से ये चैन से तुम माफी मांग, ये उस जो अमीर बंदे रहते हैं उस बंदों से तो काफी ज्यादा बेटर, जो तो बंदे लोग होते हैं अमीर लोग वो सिर्फ प्ले बॉयज होते हैं, दूसरे दो की सिर्फ जो लड़की पसंद आए उस लड़की को पीछा करने लगते हैं सिर्फ थोड़ी देर के खुशी के लिए। तभी हमारा एमसी उस जाको इनकी मजाक उड़ाता है, उससे क्या लगता है कि हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नूडल्स खाने के लिए आए हुए थे, आखिरकार तुम भी तो यहाँ पर इसीलिए आई हो, तो हमसे ज्यादा बेटर कैसे हो गई हो, कम से कम हमें यहाँ पर टेबल तो मिल चुकी है, तुम तो यहाँ पर बस एक अगली लड़की हो जो कि अभी भी लाइन में वेट करने में लगी हुई है। और जैसे ही हमारा एमसी उसकी सच्चाई बाहर निकाल देता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और काफी ज्यादा इसकी पोल खोलने के बाद एकदम शर्म हो जाती है, शर्म से पानी हो जाती है पूरी तरीके से और गुस्से के मारे हमारे एमसी पे चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हें टेबल मिल चुकी हो, क्या हुआ अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से खाना खा रहे हो, बैठकर नूडल्स खा रहे हो, कोई बड़ी बात है क्या। जो लिन यूजी है वो उसके साथ कई सारे शूटर्स पीछे पड़े हुए और तुम जैसे एक गरीब आदमी इसके दिल के लिए इसके हार्ट को हासिल करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। और जब इतनी बेइज्जती करने में लगी हुई थी तभी हमारे एमसी के में मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे 100,000 युआन ट्रांसफर हो चुका है उसके अलीपे अकाउंट में, जिसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा सुनकर शॉक हो जाती है। और तभी हमारा एमसी उसके और ज्यादा फिरकी लेता है और उससे क्या लगता है कि अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं बहुत ज्यादा गरीब बंदा हूँ, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मुझे मेरे 1 लाख युआन यहाँ पर मिल चुके हैं, लगता है कि जो गिफ्ट मैंने उस बंदे के लिए वहाँ पर छोड़ा था वो उसने देख लिया है। और दूसरी तरफ जो जायक्विन इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, इस बात पर उसे भरोसा नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है उस होटल के रूम में जहाँ पर उस होटल की रूम की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। उस होटल का ओनर उससे कहने में लगा हुआ था कि मास्टर आखिरकार जरा इस बंदे ने देखी तो हमारे रूम की क्या हालत कर दी है, मास्टर इस बंदे ने मेरे जो मनी बनाने का सोच था उसे पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है, जो मेरे पेरेंट्स का मर्डर करने के बराबर है, ये बस एक कहावत, और उस बंदे ने पूरी तरीके से मेरे इस जगह को तबाह कर दिया है, तो आखिरकार आपने मुझे मनी ट्रांसफर करने के लिए परमिशन क्यों दी। ये बात सुनने के बाद वो टाओइस्ट जाने की वो टकलू उस बंदे से कहने में लगा हुआ था कि तुम मुझे सिखा रहे हो कि आखिरकार चीजें किस तरीके से की जाती हैं, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, या फिर तुम ये सोचने में लगे हुए कि मैं उस बंदे से बिल्कुल भी निपट नहीं सकता। ये बात सुनकर वो बहुत डर जाता है और उससे लगता है कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे फादर की तरह हो, जब मेरे 30 साल पहले जब आपने
मुझे मेरी मदद की और आप इतने 30 सालों के दौरान बिल्कुल भी नहीं बदले हो। क्या आप किसी तरीके के इमॉर्टल रियल में पर पहुंच चुके हो? और वो बंदा छोटा सा बच्चा आखिरकार आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? तभी वो टकली अपनी एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए उससे लगता है कि वो बंदा मेरी फॉर्मेशन को बिना किसी परेशानी के तोड़ने में कामयाब रहा। तो कभी भी तुम ऐसा काम मत करना जिससे कि वो बंदा अलर्ट हो, क्योंकि कुछ सेक्ट के ऐसे स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बाहर निकले हुए हैं। हम उस बंदे की आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लेंगे और तभी वो अपने मैजिक से एक स्नेक को बाहर निकालता है और वो स्नेक हमारे एमसी के नजदीक के पेड़ के पास आकर उस पर नजर रखने लगता है, जहाँ पर हमारा एमसी उस जुगो क्वीन की बैंड बजाने में लगा हुआ होता है, उसकी बेइज्जती कर वो कह रहा होता है कि आजकल पैसा बनाना वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब मुझे इतने ज्यादा पैसे को किस तरीके से खर्च करना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पैसे मौजूद नहीं है और जहाँ पर नूडल्स खाने के लिए लाइन लगाकर बैठे हुए हैं और इस तरीके के एंजॉय को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जैसे लोग, और पूरी तरीके से लड़की के दिल तोड़ देता है ये बंदा तो। लेकिन हमारा एमसी तभी नोटिस करने लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर उस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं और वहाँ पर जितने भी लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे नूडल्स खाने के लिए, उनको देखकर वो डर जाता है क्योंकि सभी के सभी लोग उसे गुस्से में घूरने में लगे हुए हैं और माफी मांगते हमारा एमसी उससे कहने में लगा हुआ था कि मैं बस मजाक कर रहा था, मजाक और कुछ नहीं। और लिनी जोन्सी भी उसको देखकर हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये चैन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार हो, काफी ज्यादा फनी हो, जिसको देखकर हमारा एमसी भी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है सच में ऐसी बात है। दूसरी तरफ उसका स्नेक उस पर नजर बनाए रखा होता है जो कि पेड़ पर चिपका हुआ है और जब ऐसा होने में लगा हुआ था तभी एक पंजा उस स्नेक के सर पर आकर लगता है और स्नेक मारा जाता है वहीं पर और हमें पता चलता है कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो वही लिटिल फॉक्स होती है जो कि उस स्नेक को मारने के बाद उससे कहने लगती है कि मुझे पता था कि वो जो ओल्ड मैन है वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएगा, लेकिन तुम इस बारे में सोचना भी नहीं क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। और वो नोटिस करने लगती है कि किस तरीके से वे लोग नूडल्स खाने में लगे हुए हैं और जंप करते हुए परफेक्टली हमारे एमसी की तरफ जाने लगती है और कहने लगती है कि यहाँ पर मैं फ्री का खाना भी खा सकती हूँ अपने इस फ्रेंड का इस्तेमाल कर क्योंकि मैंने 50 सालों से कुछ भी नहीं खाया है और अभी अभी इसके पास 1 लाख युआन मिले, तो मुझे लगता है कि उस पैसे का इस्तेमाल कर वो लिटिल फॉक्स को रेस तो आई मीन पाल तो सकता ही है। और वो फैक्स डायरेक्टली हमारे एमसी की पीठ पर जाकर कूद जाती है जिससे कि हमारे एमसी के मुंह से खाना निकल जाता है और वो कहने लगता है अपने मुंह को पहुंचते हुए कि अभी अभी मैंने तो लिटिल फॉक्स डीमन को आजाद किया था और लो यहाँ पर आ गई एक और फॉक्स। और तभी लिन यूनजी उसे देखने के बाद कहने लगती है कि ये तो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, सही कहा मैंने। तभी हमारे एमसी नोटिस करने लगता है और उससे कहने लगता है सर 1 मिनट, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भूलने में लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या है वो। और तभी उसे याद आता है कि वो तो अपने सिस्टम के और वांग जी के बारे में भूल ही चुका है। यहाँ पर उसका सिस्टम और उसका वांग जी अभी भी उसी बस स्टेशन आई मीन बस की सीट पर बैठे हुए हैं जहाँ पर सिस्टम काफी उदास होती है और उससे कह रही होती है कि यहाँ तक कि जो भाईचारा था जितना भी ब्रदरहुड था वो सब कुछ भूल चुका है। आखिरकार क्या हुआ तुम्हारी कनेक्टेड फिंगर के बारे में। जैसे ही उसने एक प्रीटी गर्ल देखी वो सब कुछ भूल चुका है, यहाँ तक कि मेरे बारे में भूल चुका। ये लड़के लोग बाकी में लड़के ही होते हैं। और जब इतना चल ही रहा होता है तभी हमारे जो एमसी का फ्रेंड है उसके बगल में एक लड़की आती है, उसके पास आने के बाद उससे कहने लगते हैं कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है। जिसको देखकर सिस्टम पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है इसके साथ और आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या हो रखी है और इतने ज्यादा गोश्त इस बंदे के लेकर इतना ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों है। सभी के सभी गोश्त इस बंदे के पीछे ही पड़ चुके हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो लड़की हमारे इस वांग जी को लेकर जाने में लगी हुई है वह एक लिटिल गोश्त है, जहाँ पर इस सभी को देखने के बाद हमारे सिस्टम उससे कहने लगते कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि जो वांग जी है उसके बाकी में कोई लेजेंडरी हीरोइन चार्म मिल चुका है क्या। तभी हमारे एमसी और ली यूनजी को यहाँ पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि मैं उम्मीद करता हूँ वांग जी और वो सिस्टम दोनों के दोनों ठीक होंगे क्योंकि वांग जी के साथ मेरा सिस्टम मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बस में से उसे किडनैप तो नहीं करेगा, उम्मीद करता हूँ। और वैसे भी मुझे क्या चांस मिल सकता है गॉडेस के साथ बैठने का इस तरीके से, इस मौके को मैं किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकता और वांग जी मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तभी लिन यूनजी उससे कहने में लगी हुई होती है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि हमारे जो स्कूल डॉर्म है उसमें हम पेट्स को ले जाना अलाउ नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं फ्यूचर में क्या इस लिटिल फॉक्स को देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। यहाँ पर जो लिटिल फॉक्स है वो अपना खाना खाने में लगी होती है। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनता है तो उसे ये कहने में लगा होता है कि मैं अकेला रहता हूँ अपने घर पर, अगर तुम चाहो तो मैं इस फॉक्स को अपने घर पर रख सकता हूँ और तुम जब चाहे तब देखने के लिए आ सकती हो। और ये लिटिल फॉक्स भी समझ जाती है कि यहाँ पर इस लड़के को पटाने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं। और ये देखकर लिन यूनजी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे लगती है कि ऐसा लगा कि अगर हम इसके लिए एक नाम चुन ले तो। और तभी हमारा एमसी उसे एक नूडल नाम देता है और कहने लगता है कि जब हम लोग नूडल्स खाने में लगे हुए थे तब ये शो अप हुआ था तो हम लोग इसका नाम ये दे सकते हैं। इसको सुनकर लिन यूनजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा नाम है, लेकिन उस फॉक्स को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी अचानक से वहां पर उसकी सिस्टम उसके पीछे आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहे हो मुझे और तुम यहाँ पर इस फॉक्स डीमन के साथ सिर्फ दूसरी बार मिले हो और तुमने इस फॉक्स डीमन को ऑलरेडी नेम भी दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुमने इस फॉक्स डीमन के लिए खाना भी खरीद दिया है। यहाँ पर हमारे सिस्टम को यहाँ पर जेलेसी महसूस होने में लगी होती है और वो तुरंत हमारे एमसी के बाल को पकड़ पकड़ के खींचना चालू कर देती है और तोड़कर जमीन पर फेंकने लगती है, जिसको देखकर हमारे एमसी को पेन होने लगता है और उससे कहने लगता है कि हीरोइन प्लीज सिस्टम, हे हीरोइन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज 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 मेरे बालों को छोड़ दो। तभी सिस्टम उसको बताने लगते कि नहीं तुम यहाँ पर फ्लर्ट करने में लगे हुए हो अपनी इस प्रीटी गर्ल के साथ, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या होने में लगा हुआ है, उसे उस एक मॉन्स्टर ने फिर से पकड़ लिया। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कतई शौक से भर जाता है और खड़ा हो जाता है शौक के मारे और इतना ज्यादा शौक में देखती है लिन यूनजी तो उसको देखकर कहने लगती है कि क्या हुआ
तुम्हारे साथ, तुम इतना ज्यादा डरे क्यों लग रहे हो। तभी सिस्टम मुझसे कहने लगती है कि अगर तुम बाकी में वांग जी को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें इस फॉक्स डीमन को साथ ले जाना होगा और तुम मुझे फॉलो करना होगा। तभी हमारा एमसी उस फॉक्स डीमन को पकड़कर घसीट कर ले जाने लगता है अपने साथ और भागते हुए अपनी लिनी यूनजी से कहने में लगा हुआ था कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम याद आ चुका है, तो मुझे वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, पक्का वादा रहा। ये देखकर फॉक्स डीमन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये बंदा अचानक से अपनी डेट को इस तरीके से अबंडन कर क्यों जाने में लगा हुआ, वो भी इतनी जल्दबाजी में। तभी वो सिस्टम से पूछने लगता है कि फॉक्स डीमन, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये फॉक्स डीमन कोई और नहीं बल्कि मैं वही होटल वाली फॉक्स डीमन है। मैंने बिल्कुल सही कहा। सिस्टम मुझसे क्या लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी और तभी मुझे पता चला कि वो वांग जी पूरी तरीके से गायब हो चुका है और अब सिर्फ यही एक ऐसी फॉक्स डीमन है जो कि उस बंदे को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। तभी फॉक्स डीमन अपने हाथों को चाटते हुए उसे कहने लगती है, मन में सोचते हुए, खैर इस बारे में भूल जाओ, वैसे भी इससे मेरा कुछ भी लेने देना नहीं है, ये बंदा जो चाहे वो कर सकता है। तभी वो एक अलग में पहुंच जाते हैं गली में। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम एक फॉक्स डीमन हो जो कि होटल में मौजूद थी। मैंने बिल्कुल सही कहा, तुमने वांग जी को पहले किडनैप कर रखा था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकती है। तभी फॉक्स डीमन उससे कहने लगती है कि तुम मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, तुमने मुझे पहचान लिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन एक कंडीशन पर। तभी से हमारा एमसी से पूछ लगता है कि तुम किस तरह की कंडीशन चाहती है और फॉक्स डीमन उससे कहने लगती है कि मुझे ये बात पता चल चुकी है कि जब तुमने मुझे आजाद किया था उस समय पर जिसने मुझे कैद कर रखा था इतने समय तक, उस मॉन्स्टर हंटर ने ये बात पता लगा लिया कि मैं आजाद हो चुका हूँ, तुम्हारे बारे में पता लगा लिया और मैं चाहती हूँ कि तुम उस बंदे को मुझ पर छोड़ दो ताकि मैं उस बंदे से अपना बदला ले सकूं जब भी समय आएगा। और जब भी फॉक्स डीमन गुस्से में होती है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं और हमारा एमसी प्रिटेंड करने लगता है बिल्कुल शांत होने के और उसकी कंडीशन से एग्री भी हो जाता है और काफी डर जाता है ये बात जानने के बाद कि उस टाविस्ट को मॉन्स्टर हंटर को उसके बारे में पता चल चुका है और घबराते हुए सिस्टम से मदद मांगते हुए उससे कहने लगता है कि सिस्टम अब मुझे क्या करना चाहिए, उस बंदे को पता चल चुका है, क्या मैं वाकई में डेंजर में हूँ। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सभी चीजें उस फॉक्स डीमन से क्यों नहीं पूछते हो, वो तुम्हारी मदद कर देगी, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज हो। सही कहा ना मैंने, यहाँ तक कि तुमने उस फॉक्स डीमन को नाम भी दे दिया, यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई नाम भी नहीं है और हमें पता चलता है कि हमारी सिस्टम तो वहाँ पर इतनी ज्यादा जेलस हो रही है हमारे एमसी को लेकर, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये देख सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है फॉक्स डीमन से, तुम प्लीज जाकर सबसे पहले उस वांग जी को ढूंढ कर ला। और तभी फॉक्स डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और कहने लगती है कि जो क्यू है हेवन एंड अर्थ की, वो मेरे कंट्रोल में है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बंदे को ट्रैक करना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। और उसकी जो स्मेल होती है उसको लोकेट करने लगती है और वो पहचान लेती है, उसकी लोकेशन को पता लगा लेती है और तभी वो दोनों के दोनों उसकी लोकेशन पर जाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं लिटिल फॉक्स कि तुम मेरे साथ चलो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी नाक तो किसी डॉग की तरह, और सभी के सब लोग पीछा करते करते जोंग जियो फ्लावर गार्डन के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाकर फॉक्स रुक जाती है, जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों रुक गई हो। तभी फॉक्स डीमन उसे बताने लगती है कि यहाँ तक तो मुझे अब इसकी स्मेल आने में लगी हुई थी लेकिन उसकी स्मेल जहाँ से गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जो गोश्त है उसे बाथ में डालकर उसके ऊपर चढ़ बैठी और उसे नहलाते हुए उससे कहने में लगी हुई थी कि तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी पर एक फॉक्स स्मेल आने में लगी हुई है, जो स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी तरह स्मेल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार ये कितना ज्यादा समय लगने वाला है, तुमसे उस फॉक्स की स्मेल में जरूर मिटा कर रहूंगी। तभी धीरे धीरे करके वांग जी को होश आने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें होश आ चुका। और जब वांग जी देखता है कि अपने सामने एक लड़की को जो कि उसके इतना ज्यादा नजदीक होती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और शौक के मारे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछने में लगा हुआ था कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है और पूरा कंफ्यूज होकर कहने में लगा हुआ था कि आखिरकार मेरे सामने इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की क्यों खड़ी हुई है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है। तभी वो लड़की उससे कहने में लगी हुई थी कि जो बस है वो टर्मिनल पर अराइव हो चुकी थी, लेकिन उस समय पर मैं तुम्हें जगा नहीं सकती थी, मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आराम कर लो, तो मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा चिंता करने लगी और इसीलिए मैं तुम्हें खुद अपने साथ अपने घर पर लेकर आ चुकी हूँ और तुम अचानक से बहुत ज्यादा हॉट हो गए और तुम्हारी शरीर से बहुत ज्यादा हीट निकलने में लगी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बाथ टब में डाल दिया ताकि मैं तुम्हें ठंडा कर सकूं। और जो पोजीशन में कह रही होती है वो काफी ज्यादा सेडक्टिव होती है और तभी वो बंदा हमारी उस लड़की की हाथ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर वो लड़की उससे कहने में लगी थी तो तुम इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे यहाँ पर जाने नहीं दोगी। जहाँ पर वांग जी घबराने लगता है और उस लड़की से कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं करना चाहता था, ना ही तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं यहाँ पर सपना देखने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि वो सब कुछ शायद फॉक्स डीमन के शायद उसने मेरे साथ कुछ कर दिया हो, फॉक्स डीमन ने जैसे कारण मैं इस तरीके का कुछ देखने में लगा हुआ हूँ और अगर मैं इस तरीके का बिहेवियर करता हूँ तो मुझे ये लोग किसी ठरकी की तरह समझेंगे और मुझे पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने में लगी होती है कि तुम बिल्कुल लड़के पहले की तरह हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान है। इस तरीके से वांग जी जब इसे बहुत क्यूट बनते हुए देखता है तो वो अपने ट्रक को रोक नहीं पाता, उसके नाक से खून निकलने लगता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम जाकर चेंज क्यों नहीं कर लेती हो और मुझे भी तुम कुछ कपड़े दे सकती हो चेंज करने के लिए क्या, क्योंकि इस वक्त उसके कपड़े गीले होते हैं जिससे कारण वो कुछ ज्यादा ही लग रही होती बवाल। पर तभी कुछ देर बाद हमें उन्हें चेंज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की चेंज करने के बाद आकर उससे कहने लगती है कि तुम तो देखकर वाकई में बहुत ज्यादा बवाल लग रहे हो और मैंने तो अभी भी तुम्हारे कपड़े ये ऑनलाइन खरीद लिए थे। जब मैंने वो कपड़े अपने लिए ऑनलाइन खरीदे थे तो उन्होंने गलत साइज का भेज दिया था, लेकिन किस्मत हमारी अच्छी हुई, ये कपड़े तुम्हें बिल्कुल फिट हो रहे हैं। और हमें पता चलता है कि ये बंदा तो कुछ एक नंबर का पागल निकला भाई, मेड आउटफिट बना दिए इस लौंडे ने इसको देखकर वो बंदा खुश हो रहा था इस लड़की को इतना ज्यादा हंसते हुए, क्या
लगता है कि वाकई में हमेशा से इस तरीके के कपड़े ट्राई करना चाहता था। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाले कपड़े हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहता था। और तभी उसके घर के दरवाजा नॉक नॉक कोई करने लगता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है अचानक से। और वांग जी उसे देखने के लिए जाने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे देखने दो, आखिरकार कौन है और मुझे इस तरीके से देखने के बाद लोग किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं। और क्यूट सी आवाज निकालने की कोशिश करता है और बाहर जाकर दरवाजा खोलता है और कहने लगता है कि सर आप कौन है और क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो बंदा दरवाजा खोलता है तो हमें पता चलता है कि हमारे दरवाजे के सामने हमारा एमसी सिस्टम और वही डीमन फॉक्स उसके पास होती है, जिसको देखने के बाद हमारी पूरी पूरी ऑडियंस हंसने लगी और पागलों की तरह चिल्लाना चालू कर देती है कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है। और वांग जी और हमारा एमसी एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। और इसी धमाकेदार जोक के साथ मैं अपनी इस सीरीज के पहले पार्ट को खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और गाइस जो भी लोग देख रहा है प्लीज बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आखिरकार इस सीरीज को किसी ने एक्सप्लेन किया है इससे पहले या फिर नहीं किया, या फिर एक्सप्लेन मुझे करनी चाहिए आगे चलकर या नहीं करनी चाहिए। ये आपके रिव्यूज पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो इसी को मैं यही एंड करना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट गाइस। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। सायोनारा।